चाय वाला या बॉक्सिंग चैंपियन, चाय के ढाबे पर काम करने वाला, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म नौजवान निसार अहमद कई रीजनल और नेशनल टाइटल्स अपने नाम कर चुका। पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया को दिखाने का आज़म, सयाहत के फरोग का मिशन। फैसलाबाद के नौजवान ने 9 ममालिक के सयाहों को पाकिस्तान बुला लिया। गैर मुल्कियों की सैर का अहवाल जानिए कुछ देर बाद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। तो बहुत सारी खबरें आज हम आपसे शेयर करेंगे, जिसमें ज्यादातर फोकस जो है मुझे लगता है वो सियासी पारे पे है, जो कि बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। अगेन वो जो टेम्परेचर इट्स राइजिंग, पॉलिटिकल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ जो ऑपोजिशन है, जो उनका अलायंस है PDM, अब इनको इजाजत मिल गई है कि अब आप गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में जलसा कर सकते हैं, भरिए जिन्ना स्टेडियम। लेकिन जो तकरीर करेंगे, जो अल्फाज का चुनाव होगा, उसमें आपको जरा सोचना समझना होगा। मुआहिदा हुआ है, उसमें कुछ निकात शामिल किए गए हैं। जो सलामती इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। और अगर इन निकात से जरा भी हेरा फेरी की तो फिर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पकड़ धकड़ होगी, जिसके खिलाफ नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें पहले भी बोल चुके हैं। इसलिए अब 28 निकाती एजेंडा दे दिया है। ये 28 निकात ऐसे है जिसपे मुआहदा हो गया है कि अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो भाई आपके खिलाफ गिरफ्तारियां भी होंगी, मुकदमात भी दर्ज होंगे। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी जानिब नवाज शरीफ की रिहाइश गाह को जो जाने वाला रास्ता है जाती उमरा, उसको कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है। तो कंटेनर से शुरू होने वाली सियासत अब कंटेनर्स पर ही पहुंची है दोबारा से। लेकिन सवाल यह है कि मरियम नवाज जो कि जाती उमरा में मौजूद है, तो अब क्या वो अपनी रिहाइश का तब्दील करेंगी? और रातों रात जो ये मुआहदे हुए हैं, इसका आने वाली हुकूमत के वक्त पे आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और वजीर आजम इमरान खान तो बारहा कह चुके हैं कि मुफाहमत का अब कोई रास्ता नहीं है। नो NRO, यानी कोई अब NRO भी नहीं मिलने वाला। इसलिए शायद जो वजीर आजम ने कहा था कि इन्हें जलसे करने दें, इन्हें रैलियां निकालने दें, क्योंकि अवाम जो है उसको बेहतर पता है कि उन्होंने किसका साथ देना। लेकिन सवाल यह है कि कोविड-19 का खतरा भी अभी टला नहीं, तो इन जलसों में, इन रैलियों में किस तरह से इस तरह के इकदामात पर अमल किया जाएगा? और अगर दूसरी तरफ कंटेनर्स लगाकर बंद करने वाली बात की जाए, तो इस पर फिर से एक दफा हम ये देखेंगे कि ओपोजिशन का ये मौकिफ है कि हमारी तहरीक को, हमारे एहतजाज को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये तो हम बात करें सियासत की महक, लेकिन इसमें मैं 3 लोगों का जिक्र कर लेता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कह दिया था कि शौक से जलसे करें, जुलूस निकालें, लेकिन अगर कोरोना फैला तो ज़रा जिम्मेदारी भी कबूल कर लें। इसके बाद शहजाद अकबर साहब की अगर हम बात करें, वो कहते हैं कि जो पहले खामोशी रही कई माह तक मरियम नवाज की, उससे क्या समझा जाए, और आज जो वो गरज बरस रही हैं तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, वैसे एक बात मैं ऐड करती हूँ। मरियम नवाजी कह रही थी कि आपने मुझे इतनी देर खामोश रखा, बोलने नहीं दिया, इसलिए मैं खामोश रही। अब मेरे पास बोलने का मौका है। यानी ये 2 चीजें हैं, ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात और है, शहबाज गिल साहब का भी ट्वीट, उन्होंने कहा है कि जो मरियम नवाज ने आधा सच बोल दिया है ना, मरियम नवाज ने जो कह दिया है कि पहले शहबाज शरीफ साहब मामलात सेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका मतलब है डील की जो बात हुकूमत करती आई है उसमें थोड़ी थोड़ी सी सच्चाई है, क्योंकि दैट्स व्हाट मरियम नवाज सेड। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो PDM की तहरीक है ना, ये शायद इसी चीज का एक हिस्सा भी इसको मौजूदा हुकूमत कह रही है। तो PDM के जलसे की तरफ दोबारा जाते हैं, जो कि आज कल पहलवानों के शहर में सियासी अखाड़ा सजाएगी, सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी, पावर शो करेगी। और ये सिर्फ पहलवानों के शहर तक महदूद नहीं है, 18 को कराची में भी एक अहम जलसा होने वाला है। तो जलसे की तैयारियां कैसी हैं? और जिना ग्राउंड, जिसके बारे में हमने देखा कि PTI बार बार ये कह रही थी कि अगर आप इस ग्राउंड को भर सकते हैं तो हम फिर आपको इजाजत देते हैं। तो अब क्या ये भी यकीन दहानी करा दी गई है कि हम इस ग्राउंड को भर लेंगे? 6 फुट का फासला होगा तो भर ही लेंगे। तो लेकिन ये 6 फुट का फासला कैसे मेंटेन रखेंगे? मोहसिन खालिद से ये सब चीजें जानते हैं। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, PDM की जानिब से कल गुजरांवाला में जो है वो सियासी कुव्वत का मुजाहिरा किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ जो है लाहौर से रैली की सूरत में आएंगी, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है लाला मूसा से रैली की सूरत में आएंगे। क्या जलसे के इंतजाम हैं? सिटी सदर नून लीग पोमी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो जलसा है वो लाखों की तादाद में गुजरात में लोग तशरीफ लेके आ रहे हैं। ये शहर मियाँ नवाज शरीफ का है और मियाँ ये लोगों की धड़कन मियाँ नवाज शरीफ साहब धड़कती है और भरपूर हम
इन रुकावटों के बावजूद हम भरपूर लाखों की तादाद में जलसा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पीडीएम की क़यादत का ये कहना है कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आएंगे और एहतजाजी जलसा होगा। जलसा होगा तो उसके बाद ही मालूम होगा कि आखिर हुआ क्या, ये ग्राउंड भरा या नहीं। लेकिन इस वक्त वहां की पल्स क्या है, ताजिर बिरादरी क्या सोच रखती है, दुकानदार क्या राय रखते हैं, गुजरांवाला क्या कह रहा है इस जलसे को लेकर, इन सियासी सरगर्मियों को लेकर आपके सामने शहरियों की राय रखते हैं। ऊपर का दिन जो है ये साबित करेगा कि ये अब हुकूमत के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं और जो ये इस वक्त इंतजामिया रुकावटें डाल रही है, इन रुकावटों से गुजरांवाला के लोग और गुजरांवाला डिवीजन के लोग वो रुकने वाले नहीं। तमाम खवातीन भी इस जलसे में हिस्सा लेंगी और जलसागाह में शरीक भी होंगी और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपने अवाम के लिए निकल रहे हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि हम अवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं। गुजरांवाला की अवाम में एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि उनके हमारे कायद की बेटी जो है तशरीफ ला रही है और गुजरांवाला में इंशाल्लाह एक घर में 8-10 फर्द है तो इंशाल्लाह 8-10 फर्द जाएंगे। तो अब आए आपने जान लिया, लेकिन अब देखना ये कि कल जो अवाम बातें कर रही है कि उन बातों पर पूरा उतरती हुई हमें नजर आती है या नहीं, क्योंकि हमने हमेशा अक्सर ऐसे देखा शोएब कि अवाम बातें कुछ करती है लेकिन करती कुछ और है, बात कुछ करती है ठप्पा किसी और निशान पे लगा देती है। खैर, हमारे साथ इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शोजब साहिबा। कंवल साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, ऑपोजिशन के जो जलसे हैं जो अब हम देखने के सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा, आपको लगता है कि हुकूमत के लिए टफ टाइम पैदा कर सकते हैं ये जलसे, ये रैलियां जो हुकूमत बातें करती है कि हमें अब कोई खौफ नहीं है, इन्होंने जितने जलसे करने हैं वो कर लें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबको सुबह बखैर। देखिए, ऑपोजिशन के जलसे बिल्कुल टफ टाइम दे सकते थे अगर इसका कोई हकीकी चार्टर होता, इसके पीछे कोई नज़रियात होते, कोई मोहतरम जो जिस तरह अपने आप को कहते हैं नवाज शरीफ साहब पर्ची पढ़ के कि मैं बड़ा नज़रियाती हो गया हूँ, इसके पीछे कोई अवामी इश्यूज़ होते। अब ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि एक इंतहाई ईमानदार, सादिक और अमीन, सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेयर्ड वज़ीर आज़म के खिलाफ कन्विक्टेड क्रिमिनल, करप्शन के केसेस ज़दा, नैब ज़दा, पाकिस्तान की आवाम के पैसे खाए हुए करप्शन जो है, करप्शन ज़्यादा जो अपोजिशन है वो मिलके तहरीक चलाना चाह रही है। आवाम के शऊर को चैलेंज मत कीजिए, आवाम की अवेयरनेस को चैलेंज मत कीजिए। आपको शायद लग रहा होगा कि आवाम को पता नहीं है और अब शायद ये 90s का दौर है या 85 का दौर है कि जब आप जो दिल में आता था करते थे। अब ऐसा नहीं है, आवाम को पता चल चुका हुआ है, इसलिए उन्होंने उठा के आपको बाहर फेंका है। जितने मर्जी जलसे करने हैं, जितने मर्जी जुलूस करने हैं, ज़रूर करें, अच्छा बल्कि रौनक लगी रहेगी, कुछ थोड़ा सा दिल लगी हो जाएगी। ठीक है कंवल, लेकिन मुझे प्लीज ये बताइएगा कि अगर मामला ऐसा ही है, घबरा भी आप लोग नहीं रहे, आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका कोई एजेंडा नहीं है, तो फिर ये जाती उम्रा पर कंटेनर्स क्यों पहुंचाए गए हैं, रास्ते क्यों बंद किए जा रहे हैं? गुज़श्ता रात तो मीटिंग भी हो गई और ये तय हो गया कि अब रास्ते नहीं रोके जाएंगे, बंद नहीं किए जाएंगे। आप लोग तो खुद तनकीद का मौका दे रहे हैं ऑपोजिशन को, वो कहते हैं कि आप लोग हमें रोकेंगे। कंटेनर पर आपने सियासत की, कंटेनर पर चढ़कर आपने बातें की और आज खुद आप लोग कंटेनर उनके रास्तों पे लगा रहे हैं। व्हाट्स योर रिस्पॉन्स ऑन दैट? देखिए जी, पहली बात तो ये कि कंटेनर की सियासत तो अब शिफ्ट हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एक दफ़ा कंटेनर की सियासत की और इंतहाई नज़रियाती थी। तमाम फोरम्स खटखटाने के बाद 4 हरके खोलने का जो डिमांड थी उसको जब कहीं भी पूरा नहीं किया गया तब हम सड़कों पर आए थे। अब तो कंटेनर रेंट कंटेनर होता है, वो मौलाना साहब का कंटेनर होता है, उसको रेंटेड क्राउड होता है, जिसका दिल करे वो उसको ले ले और उस कंटेनर पे ये सब जाके खड़े होते रहे। जहाँ तक जाती उम्रा आपने कंटेनर पहुँचाने की बात की, तो देखें, हिफाजत करना हुकूमत और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसका फ़र्ज़ है। कल को खुदा न खास्ता इनका क्या पता है कि जिस तरह वो पनामा रानी निकलती हैं और नैब पे उन्होंने पथराव शुरू कर दिया और इस तरह के जो ड्रामे वो लगा लेती हैं, तो उनको उन चीज़ों को मिनिमलाइज करने के लिए और इस तरह के इम्कानात को रद्द करने के लिए जो नीडफुल है लॉ एजेंसीज के एम्बिट में चीज़ें आती हैं वो ज़रूर करेंगे। लेकिन जलसा करने से बेफिक्र हो जाए, हम इन्हें बिल्कुल नहीं रोक रहे, बल्कि ये पूरा जोर लगा लें। एक एक पार्टी माशाल्लाह इतनी 12 मसालों की फ्रूट चाट है। अब देखते हैं कि सारे मिल के कितनी पसली है और कितना एक क्राउड मोबिलाइज कर सकते हैं कोरोना के दिनों में। ठीक, अच्छा कंवल साहिबा, हमने देखा कि एनसीओसी ने इज्तिमात से मुतालिक गाइडलाइंस भी कुछ जारी की थी, क्योंकि हम जैसे हमें पता है कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है,
तो प्लीज ये भी बताएगा कि सियासी जलसों और रैलियों में इस चीज का ख्याल किस तरह से रखा जाएगा, ओपोजिशन को किस तरह से कायल किया जाएगा कि आया आप जलसे तो करें लेकिन इन चीजों का ख्याल जरूर रखें। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। जिस तरह के हमने मनाजिर देखे थे नैब के बाहर जो हुआ, जिस तरीके के तमाशे थे, और वैसे भी मैंने इनकी रैलियां भी देखी और वो भी देखे कि जब ये लोग नैब की पेशियों के लिए जाते रहे, बड़े बड़े इनके लीडरान, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे मरियम साहिबा हों, चाहे हमजा शहबाज हो, इनको अपनी तो बहुत फिक्र होती है लेकिन अपने कारकुनों की कोई फिक्र नहीं होती। तो मैं इनको एक ऑफर कर देती हूँ, जो गिने चुने लोग इन्होंने रेंटेड किए हैं, 1000-2000 जो भी उनका रेट लगाया हुआ है, वो तो उन बेचारे गरीबों की दिहाड़ी होगी, वो उनको दे दीजिएगा। लेकिन हमें आप नंबर बता दें तो मास्क हम प्रोवाइड कर देंगे, बाकी ताकि कुछ तो उनकी सेफ्टी का हिसाब किताब हो सके। आप हमें बता दें, हुकूमत गुडविल जेस्चर में अपने उन लोगों के लिए जिनको आप बुला रहे हैं और ख्वार करना चाह रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब तो बैठ के लंदन में अपने बच्चों के साथ बैठ के और स्क्रीन के पीछे से, हमेशा से उनकी आदत है स्क्रीन लगा के बात करते हैं, वहां से दूसरों के बच्चों को कह रहे हैं कि बाहर निकलो मेरे लिए और मेरी करप्शन बचाने के लिए नारेबाजी करो और शोर मचाओ और अपनी जानों को दाव पे लगाओ। लेकिन हम हुकूमत होते हुए इस बात की मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि हमें आप नंबर्स दे दीजिए, हम उससे 1000, 2000, 3000 ज्यादा ही मास्क आपको भेज देंगे ताकि लोगों की सेफ्टी का भी ख्याल रखा जा सके। ठीक है, कमल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन शुएब, ये जो बातें इन्होंने की हैं, यही इल्जामात जब इमरान खान साहब कंटेनर पे थे तो उस वक्त की हुकूमत ने भी लगाए थे। लेकिन महक, उस वक्त इमरान खान साहब बाहर नहीं थे। आज अगर इनका ये पॉइंट है कि नवाज शरीफ साहब बाहर, ये एक वैलिड पॉइंट है और इस पे हुकूमत जो है अपना मुतालबा जो करिए वो भी दुरुस्त है। तो अवाम भी वैसे सोचती है कि खुद बाहर, बच्चे बाहर, हमें कहते हैं बाहर निकलो, मीडिया से कहते हैं बाहर निकलो, चाहे जेल जाना पड़े भैया, क्यों? एनीवेज, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासी मुश्किलात, सियासी पारा हाई होने की, लेकिन अवाम का पारा भी एक चीज पर हाई है और एक चीज का शिकवा करते हैं हमें अवाम नजर आते। क्या है वो? मैं तो डेली बताती हूँ, महंगाई। मैं भी रोजाना बताता हूँ, हम रोजाना आउटर जाते हैं, दिल पे पत्थर रख के बतानी पड़ती है। एग्जैक्टली, वो चाहे सब्जी हो, फल हो, दालें हो, आटा हो, चीनी हो, हमें यही नजर आता है कि दाम बढ़ते चले जाते हैं, अवाम परेशान है। और ऐसे में इमरान खान साहब का अगर बयान आ जाए सामने, ट्वीट आ जाए सामने, नोटिस लूंगा मैं माफिया को छोड़ूंगा नहीं, तो फिर हमें वो पुराने वादे दावे याद आ जाते हैं। मैं रुलाऊंगा एग्जैक्टली याद आ जाता है। और महक स्पेशली कि जब उन्होंने कहा था, इन 2-2.5 सालों में वो कहते आए हैं कि माफिया को नहीं छोड़ूंगा, जिस चीज का नोटिस लिया उसके बाद जो हुआ वो आपने भी देखा, वो मैंने भी देखा। बनते हैं ना कि इमरान खान साहब जिस चीज का नोटिस लेते हैं उसके रेट हाई हो जाते हैं। खान साहब अब नोटिस ना लें, कर दें जो करना है, लेकिन नोटिस ना लें। सब्जियों की कीमतें बढ़ने का टाइगर फोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा, ये खान साहब ने कहा है। सैटरडे को मीटिंग है, लेट्स सी होता है क्या। लेकिन इस वक्त अगर हम बात कर लें आटा, चावल, चीनी, दालें और घी, इन 5 चीजों की जो कि सब्सिडाइज्ड रेट पर यूटिलिटी स्टोर्स में मिलती आई हैं, क्या वहां पर सब्सिडाइज्ड रेट पर आज भी मौजूद हैं? क्या वाफिर मिकदार में मौजूद है? और अगर वहां पर नहीं मौजूद तो एक आम जनरल स्टोर पर यह अशिया किस कीमत पर, किस दाम पर मिल रही हैं? इसका मवाजना किया खुर्शीद आलम ने कराची के मुख्तलिफ स्टोर्स पर जाकर। यूटिलिटी स्टोर्स भी और आम जनरल स्टोर्स भी आपके सामने रखते हैं सारा मामला। जी खुर्शीद। जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हैं कि मत पूछिए। दालें वगैरह आसमान से बातें कर रही हैं, कभी इतनी महंगी नहीं हुई। क्या अभी थोड़े दिन पहले 2-4 दिन पहले 90 रुपए की चीनी लगी, अभी 95 रुपए मिली आज। पिछला जो गंद है वो साफ होगा तो फिर मसाइल सही होंगे ना। इनका कसूर नहीं है, ये तो वहाँ से लेके आते हैं, क्या करें? जब वहाँ से 10 रुपए की मिलेगी तो 12 रुपए की तो बेचेंगे ना। ये बड़े मगरमच्छों को पकड़े ना, ये छोटे छोटे पे मार्केटों पे हाथ डालने से कुछ नहीं होगा। महंगाई का शिकवा यूँ तो हर शख्स की ज़बान पर होता है, लेकिन क्या वाकई चीज़ें महंगी हैं ये हम मालूम करेंगे एक जनरल स्टोर पे, और उसके बाद हम चलेंगे यूटिलिटी स्टोर और मालूम करेंगे कि 5 किलो चावल, 10 किलो आटा, 5 किलो घी, 5 किलो तेल, 3 किलो दाल माश और 3 किलो दाल चना कितने में आम आदमी को मैसर हो जाता है। मैं एक जनरल स्टोर पर मौजूद हूँ और हम उनसे मालूम करेंगे कि ये जो सामान हमने जिसका जिक्र किया था ये यहाँ किस भाव दस्तयाब है। जनाब ये बताइए कि ये सामान है
इसका ज़रा बिल बना दीजिए कि ये कितने का पड़ेगा महीने में। सर ये आपको पड़ेगा 4,395 रुपये का। जरा बताएंगे कि क्या हिसाब लगाया आपने? चावल का क्या भाव है, आटे का क्या भाव लगाया? चावल इसमें लगाया है 120 रुपये किलो और आटा लगाया है 60 रुपये किलो। घी हमने लगाया है इसमें 200 रुपये किलो, तेल लगाया है 200 रुपये किलो, दाल माश लगाई है 240 रुपये किलो और दाल चना लगाई है 150 रुपये किलो। तो मजमूई क्या बताया आपने? 4,395 रुपये। जनरल स्टोर पर 4,395 रुपये का बिल बना है इस सामान का। अब हम चलते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब और वहाँ मालूम करते हैं कि यही सामान वहाँ कितने का दस्तयाब है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर और आवाम की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और इस बात की अलामत है कि यहाँ पर आटा और चीनी के ख़रीदार बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उन्हें यहाँ सस्ते दामों चीज़ें मिल रही हैं। हम भी मालूम करेंगे कि चावल, आटा, तेल और दालें यहाँ आम दुकान के मुकाबले में किस भाव दस्तयाब हैं। मक्का वाला यूटिलिटी स्टोर है वो भी नहीं दे रहा, वो परचून वालों को सुजुकी में भर भर के दे रहा। आवाम को चीनी नहीं देते, बोलते इसके ऊपर चीज़ें लो, वो देते नहीं। आटा लेने आया था तो मैंने बोनस लिया था 110 रुपये वाला, आटा खाली नहीं दे रहे हैं और चीनी है ही नहीं। परचून वालों को सप्लाई कर रही है सुजुकी की सुजुकी। तो ये बताइए कि मैं अगर आपसे 5 किलो चावल ख़रीदता हूँ, आटा 10 किलो, घी 5 किलो, तेल 5 किलो, दाल माश और दाल चना 3-3 किलो, तो सर ये बताएं कि आपके रेट के मुताबिक इनका बिल मजमूई तौर पर कितना बनेगा? जी एक मिनट में ज़रा टोटल कर लूँ फिर। ये तकरीबन 3,800 रुपये तमाम सामान का जो है 3,800 रुपये का बिल बनेगा। आपने तेल का क्या हिसाब लगाया? तेल हमारे पास है 5 लीटर जो है 1,075 रुपये का। और चावल का? चावल 380 रुपये के 5 किलो। जहाँ बिल्कुल आम जनरल स्टोर से जिन अजनास की बात की गई थी ख़रीदारी की, तो उसकी कीमत बन रही थी 4,395 रुपये, जबकि यूटिलिटी स्टोर से उन्हीं अशिया की ख़रीदारी का जो बिल था वो 3,800 रुपये का बन रहा था, यानी तकरीबन 500 की बचत। अगर हम बात करते हैं भिंडी की और आलू और प्याज और मुर्गी के गोश्त और गाय के गोश्त की, तो गाय का गोश्त 5 किलो पड़ेगा 700 रुपये के हिसाब से 3,500 का, और मुर्गी के गोश्त 5 किलो अगर एक ख़ानदान ख़रीदता है तो वह 1,750 रुपये उसको अदा करने पड़ेंगे। प्याज 10 किलो 800 रुपये की और आलू भी 800 रुपये का। इस तरह ही मजमूई तौर पर ये जो उसका जो मीज़ानिया बनेगा वो बनेगा 11,495 रुपये। इस 11,495 रुपये में उसका हरा मसाला शामिल नहीं है, उसमें उसके मकान का किराया शामिल नहीं है, यूटिलिटी बिल्स इसमें शामिल नहीं है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि दिन बदले हैं फ़कत वज़ीरों के। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। ठीक, खुर्शीद हमें बता रहे थे कराची की सूरत हाल कि अवाम क्यों है परेशान, इसका जो सवाल जवाब है वो मिल गया होगा अब अवाम को अच्छी तरह से। अब कराची के बाद ज़रा जिंदा दिलाने लाहौर का रुख कर लेते हैं और वहाँ जानते हैं कि अवाम कितनी परेशान है, क्या भाव है, क्या दाम है, आटा, चीनी, दालें किस दाम पर मिल रही हैं। मोहम्मद लुकमान ने हमें वहाँ से ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। लुकमान बताएगा। लाहौर में मुल्क भर में महंगाई का राज है। अशियाए खुलोनोश में कोई ऐसी शय नहीं जिसकी कीमत में एक महीने में इजाफा ना हुआ हो। घी को ले लें, चीनी को ले लें, हर की कीमत में 10 से 20 रुपए का इजाफा हो चुका है। अवाम इस बारे में क्या कहते हैं, इस बारे में जानते हैं। पूरा 1,500 रुपए का दे रहे हैं 20 किलो का तोड़ा आटे का, और वो आटा ऐसा भी नहीं कि बंदा खा सके। उसकी रोटी जो पकती है ना साथ ही सुगड़ जाती है। तो आप बताएं क्या गरीब आदमी क्या करे। चीनी का कुछ पता नहीं चलता, 80, 85, 90, 95 अब 100 पे चली गई है। रात को सोते हैं, दिन को पता नहीं चलता किस वक्त क्या रेट हो जाता है। मजिस्ट्रेट लेवल पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है ये हुकूमत, बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है। हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई कम होनी चाहिए। पहले भी महंगाई थी, ये नहीं है कि नहीं है। महंगाई कभी कम नहीं होगी, ये हमारा ख्याल है, कभी कम नहीं होगी महंगाई।
महंगाई से परेशान अवाम कहती है कि हुकूमत के भाषण ही काफी नहीं, वज़ीर-ए-आज़म को आगे बढ़कर महंगाई को रोकने के लिए किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लेकर चलते हैं आपको फैसलाबाद। मुनाफाखोरों ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया। आटा, चीनी, दालों के बाद एक माह के दौरान सब्जियों की कीमतों में भी 40% इजाफा हुआ। फैसलाबाद से अब्दुल अहद की रिपोर्ट देखिए। एक माह के दौरान अदरक की कीमत 300 रुपए किलो से 400 रुपए किलो तक जा पहुंची। टमाटर की कीमत में 50 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। धनिया की कीमत भी 200 रुपए से तजावुज़ करके 320 रुपए किलो तक जा पहुंची। मजमूई तौर पर कीमतों के अंदर 40% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान मुनाफाखोरों को कैसे पकड़ेंगे, आइए अवाम से जान लेते हैं। इमरान खान सब्जी वालों को क्या पकड़ेगा, उसकी सारी तवज्जो अपोजिशन को पकड़ने के ऊपर लगी हुई है। उसको चाहिए कि अपनी तवज्जो हटाए इधर उधर की पकड़ दकड़ से, इन लोगों को पकड़े जो मुनाफाखोर हैं। इसकी कमेटियां तश्कील दें, प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, उनको काम ये लगाएं कि इनको कंट्रोल करें। ये खान साहब का काम है, ठीक है। अवाम का काम था वोट देना, अवाम को रिलीफ देना इनका काम है। सजाएं दें, जुर्माना करें उनको, बार बार जुर्माना करें। क्यों नहीं करते जुर्माना उनको? तो एक मरतबा किसी को सजा मिलेगी, जुर्माना होगा तो वो सोचेगा। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए इस्तीफा दे दे अभी इसी वक्त। अवाम कहती है नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इदारों को मजबूत किए बगैर महंगाई के जिनको काबू करना नामुमकिन रहेगा। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। तो सनती शहर का हाल आपने जाना। अब जरा औले कराम की सरजमीन मुल्तान का रुख करते हैं, जहां पर महंगाई ने अवाम को बेहाल कर दिया है। घर का बजट मैनेज करना इंतहाई मुश्किल है और 20 से 30 हज़ार, शायद मैं कुछ ये ज़्यादा बता रही हूँ, जो 18,000 उजरत मुकर्रर की गई थी, उसमें अवाम का गुजारा करना कितना मुश्किल है, यह हम मोहसिन अली से जान लेते हैं। मौजूदा दौर में हर चीज़ की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। ऐसे में मिडिल क्लास फैमिली को अपने घर चलाने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आटा देख लें आप, 1400 रुपये का 20 किलो है। जिसके 5 बच्चे हैं वो दूसरे दिन तो आटा ख़त्म करके बैठ जाता है ना। टमाटर है, आलू हैं, घी सबसे ज़्यादा महंगा है। चीनी देखें 150 110 रुपये, कोई दुकान वाला देता ही नहीं है आराम से। वो क्या है जी, जुर्माना है। हमें जो है वो 150 रुपये किलो मिल रही है चीनी। घी देख लें आप, 250 रुपये किलो, 140 रुपये, मुख्तलिफ हर किसी ने अपना रेट बनाया हुआ है। चोर बाज़ार फुल लगा पड़ा है यहाँ पर। महंगाई का तो आप देख रहे हैं कि हमें जो तनख्वाहें मिलती है 20 तारीख को ख़त्म हो जाती है और मज़ीद 10 दिन बहुत मुश्किल चलते हैं। अभी ये कह रहे थे हम टाइगर फोर्स लेकर आएंगे, रेट कम हो गए, कंट्रोल हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा। और ये 2 दिन के अंदर ये आम एक अंडा है 10 रुपये में मिलता था, गुजार बच्चे को बना के देते थे, अब वही अंडा जो है 15 रुपये का हो गया, 170 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। तो ये क्या कर रही है हुकूमत? इसको कुछ नहीं पता इमरान खान को भी इसमें क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, सब कुछ पता है। अब पहले वो कहते थी वो नवाज शरीफ चोर है, ये है वो है, इतना जुल्म तो नहीं था। हमारा तो 100% बजट जा रहा है और है कि सब्ज़ी नहीं मिलती, दाल नहीं मिलती, ये सब्ज़ियाँ सब महंगी हैं। टमाटर ले लो, आलू ले लो, घिया कद्दू ले लो और तो ये गोभी ले लो, ये सब चीज़ें सब आसमान पे बातें कर रही हैं। जब सामान लेने आते हैं तो 300-400 रुपये का तो बिल एक लिफाफे में लेके चले जाते हैं, कहाँ से लाएं पैसे? डेली लिस्ट आती है, प्राइस कंट्रोल जो वाले हैं वो डेली लिस्ट भेजते हैं। लिस्ट आती है हमारे पास, हम लिस्टें भी सस्ता बेच रहे हैं। हमारी मार्केट में हमारे पास कोई टाइगर फोर्स का कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा यहाँ को पूछने के लिए। हम तो मार्केट से भी सस्ता गोश्त बेच रहे हैं यहाँ। 20,000 रुपये तनख्वाह है, जिसमें कोई गुजारा नहीं होता। बिजली के बिल देखे जाएं तो आसमान पे, सुई गैस के बिल देखे जाएं तो आसमान पे बातें कर रहे हैं। और जैसे कि ये सब्ज़ी है, पहले हम गरीब लोग यही समझते थे कि गोश्त से ज़्यादा बेहतर सब्ज़ी रहेगी, कि सब्ज़ी सस्ती है, मगर सब्ज़ी भी आसमान पे बोल रही है और किसी चीज़ का रेट कंट्रोल नहीं है। जब पीछे तेज़ हो गया था हम तेज़ बेचते हैं, जब एक चीज़ कम हो जाती है हम कम बेचते हैं। अब और गिल्ली जो सब्ज़ी सारी सब्ज़ी है वो रेट कम हो गए हैं, मिर्च का रेट तेज़ हो गया। बहुत मुश्किल है भाई, कभी तो होता भी है, कभी नहीं होता है, कभी भूखे भी रह जाते हैं। ये हाल है ये हुकूमत में। इसी तरह हर शे को देखो आप, महंगा ही महंगा है और कोई सुनने वाला नहीं है।
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है सर। अब देखें एक बंदा 20,000 और 30,000 कमा रहा है तो सब्ज़ी इतनी महंगी है। अब ये मटर लिए 60 रुपये पाव हैं। अब जिसके घर में 3-4 बच्चे हों तो एक पाव में तो गुजारा नहीं होता। इसी तरह आटा, चीनी, बल्कि हर चीज़ की कीमत जो हुकूमत ने कहा था कि गरीब जो हैं वो तरक्की करेंगे, हम गरीबों के लिए कुछ करेंगे, यहाँ तो जो गरीब है वो पहले से भी ज़्यादा गरीब हो गया है। शहरी कहते हैं हुकूमत जल्द बुनियादी ज़रूरियात की कीमतों में कमी लाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। महंगाई की सूरत हाल तो आपने जानी, लेकिन हम महंगाई की सूरत हाल बताने से पहले बात कर रहे थे सियासी पारा जो हाई है, जो जलसा होना है, बल्कि जलसे होने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरांवाला दिन और सिटीज़ में भी। लेकिन अब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने चैलेंज किया है ऑपोजिशन को और कहा है कि ये ऑपोजिशन करप्शन बचाव के लिए मजमा इकट्ठा कर रही है। वो कहते हैं कि फैमिली लिमिटेड कंपनी माल बचाने के लिए सड़कों पर आई है। बिल्कुल, और शिबली फराज ये भी कह रहे हैं कि बतौर जमहूरी हुकूमत ऑपोजिशन को जलसे की हमने इजाजत दी है। यानी उन्होंने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि जो सवाल उठ रहे थे कि आखिर हुकूमत ने ये क्यों कदम उठाया है, तो शिबली फराज साहब ने इस बात को भी वाज़ेह किया। ऑपोजिशन को चैलेंज करता हूं कि जिना स्टेडियम भर कर दिखा दें, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सड़कों पर जलसा किया तो इजाजत हम नहीं देंगे। यानी ग्राउंड में एक मखसूस जगह पर जलसा करने की इजाजत होगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अवाम को तंग करने की सियासत पे हम बिल्कुल यकीन नहीं रखते। ये स्टेडियम में जलसा करें और SOPs पर अमल दरामद करें। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने ऑपोजिशन को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने ये बातें कुछ इस तरह से कही हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन जो तासर दे रही है, जो करप्शन के बचाव के लिए जो मजमा इकट्ठे कर रही है, इनकी लीडरशिप जो कि एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है, हम बीइंग एक जमहूरी हुकूमत और जमहूरी पार्टी होने की हैसियत से हमने, हमारी जो सूबाई हुकूमत ने, उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है। और मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें। और अगर उन्होंने आवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। हमने ख़ुद जलसे किए हैं स्टेडियम्स में, हमने कभी आवाम को तंग करने की सियासत नहीं की है। तो हम इस दफ़ा भी यही चाहेंगे कि ये स्टेडियम के अंदर करें, SOPs को फॉलो करें और उस स्टेडियम के अंदर जलसा करें। लेकिन मैं साथ में ये भी उनको चैलेंज करता हूँ कि वो इस स्टेडियम को भर के दिखाएँ। शिबली फराज साहब, ये बताइएगा कि ये सारी मूवमेंट आखिर हो किस लिए रही है, एजेंडा क्या है, आपको क्या लगता है? सर, एजेंडा तो जी बड़ा सिंपल है कि अपनी करप्शन का जो माल बनाया है उसको बचाने के लिए ये आवाम को जो है तो वो झोंक रहे हैं एक ऐसे माहौल में जिससे कि उनको कुछ नहीं मिलना। और इन्होंने ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत पे प्रेशर डालने की। जो कैसे कंट्रोल करना है ऑपोजिशन को और ऑपोजिशन के हवाले से क्या राय है हुकूमत की, ये तो आपने जानी। लेकिन जो चैलेंज दे रहे हैं, क्या वो खुद चैलेंज ले भी रहे हैं? क्योंकि अवाम भी चैलेंज देते हैं, अवाम भी कहते हैं कि ज़रा सा चैलेंज ले लीजिए, चीज़ें सस्ती कर दीजिए। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने जो किया, जरदारी साहब ने जो किया, माजी की हुकूमतों ने जो किया, जो बाहर बैठ के जो भी बात कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह। लेकिन हमने जो खाना है, हमने जो बच्चों को स्कूल भेजना है, हमने जो उनके तन पर कपड़ा लेकर आना है, उसके लिए हुकूमत ने क्या किया, कितना फैसिलिटेट किया, क्या ये चैलेंज हुकूमत ले रही है? अवाम कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, दावे अपनी जगह, वादे अपनी जगह, वोट आपको दिया था, तब्दीली के लिए दिया था, क्या तब्दीली लेकर आ रहे हैं आप एक आम आदमी के लिए? आप कहते हैं नोटिस लूंगा, आप कहते हैं माफी के खिलाफ एक्शन होगा, आप कहते हैं ये कमेटी बना दी, आप कहते हैं वो कमेटी बना दी, लेकिन इन एक्चुअल ऑन ग्राउंड होता क्या है? आज हम इन सारे मामलात पर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाफिज साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, शिबली फराज साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी और इससे पहले शहर जो हाल है, जो आवाम परेशान है, वो भी आपने देखा, वो भी आपने सुना। ये एक आम सा सवाल है, मेरा भी है और अवाम का भी है। ठीक है, ऑपोजिशन को आप जरूर टफ टाइम दीजिए, उनके हवाले से जरूर चीजें सामने लेकर आइए, केसेस भी हैं कोर्ट में, सारे मामलात अपनी जगह। गरीब का पेट तो फिर भी भरना हुकूमत की जिम्मेदारी है, गरीब को फैसिलिटेट करना तो पहली तरजीह होनी चाहिए हुकूमत की। बिल्कुल सही बात है आपकी। और इस वक्त आपने जो रेड लिस्ट लोगों की बताई, जाहिर है ये तो अवाम है ना जो बात कर रहे हैं, और उससे आपको पता चल गया कि इस वक्त लोगों की सूरत हाल क्या है। और मैं हैरान हूँ कि इतने आराम से ये अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पे तराशी करके मीडिया का पूरा वक्त इंगेज रखते हैं और जो हकीकी मसाइल हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता।
आप मुझे बताएं, मतलब ये कोई सियासी बात नहीं है, नारेबाजी नहीं है यार। 20-25 हजार रुपए क्या 30-40 हजार रुपए कमाने वाले का भी क्या गुजारा हो सकता है? तो ये गरीब बेचारे क्या कर रहे होंगे? ये मर जाएं, क्या करें? और इनके लिए कोई इनके पास रास्ता नहीं है। जितने बातें की, इतनी दावे किए थे, कशकोल तोड़ दूंगा, कर्जा नहीं लूंगा, IMF से ये नहीं दूंगा। IMF की एक एक बात पर अमल कर रहे हैं। कभी 3 रुपए की यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया, फिर उसके बाद जो है इन्होंने आपने देखा कि अब ये कह रहे हैं कि मजीद 4 रुपए इजाफा करेंगे और ये गैस की कीमत में इजाफा करेंगे। ये कोई सब्सिडी नहीं देंगे अब आवाम को। और ये IMF के गुलाम इब्ने गुलाम लोग हैं और इमरान खान भी गुलामी में पूरी तरह से मौजूद है। सब झूठ और फ्रॉड साबित हुआ। धोखा देता रहा ये आदमी लोगों को, इंसानों को। और लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ इनको इख्तिदार में लाए थे। चीनी माफिया इनके साथ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पंजाब में गंदम शॉर्ट हो गई है। आप सोचे तो सही क्या सूरत हाल इन्होंने कर दी है। और आटा जो है वो कितना महंगा, और चीनी आपने बताया 110 रुपए 115 रुपए जब लेंगे, क्या करेंगे? हम मर जाएं। हाफिज साहब, बिल्कुल बिल्कुल यही मेरा सवाल है कि फिर हम आवाम जो है किसकी तरफ देखें, क्योंकि वोट लेके आप बैठते हैं कुर्सियों पे, फिर जो इकदामात आप बताते हैं करने के लिए उस पर अमल नहीं होता। नाकामी किसकी है? बड़े पैकेजेस का जिसका ऐलान, सब्सिडी दी जाती है, दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, एक प्लान भी बनाया जाता है, लेकिन फिर उस पर अमल दरामद नहीं है। तो फिर आपको क्या लगता है नाकामी किसकी है? देखें, मैं तो हैरान ये हूँ कि ठीक है हुकूमतों से सबसे इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन यार हुकूमतों के अंदर कुछ तो ऐसी सलाहियत होती है ना कि वो 4 चीजें महंगी हो तो 4 को सस्ता कर दें। बिल्कुल। कुछ फेस सेविंग भी कर लेते हैं, कुछ लोगों के हया और शर्म ही कर लेते हैं कि इसके नतीजे में जो है ना, चलो हमें लोगों को क्या मुंह दिखाना है। इनके अंदर ये सलाहियत भी नहीं है, ये चाहे भी तो नहीं कर सकते, ये नाअहल तरीन भी हैं। हाफिज, एक तो मामला ये है, हाफिज साहब, एक तो मामला ये है कि हुकूमत ने करना, लेकिन दूसरा मामला ये भी है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, इनका भी एक रोल होता है। हमें वो नजर नहीं आता। हाफिज साहब, मैं परसों गया मार्केट में और जब वहां पर मैंने रेट लिस्ट देखी तो रेट लिस्ट से कोई भी जो सामान था वो उस रेट लिस्ट पर नहीं मिल रहा था। और दुकानदार ये कहते हैं कि हमें मंडी से उस रेट पर नहीं मिलता। वो कहते हैं मिलता महंगा है इसलिए हम बेचते महंगे हैं। तो इस सर फिर यहाँ पर तो मामला है ये एसीज का, डीसीज का, ये सही काम नहीं कर रहे। मतलब क्या हुआ कि हुकूमत तो कोई भी नहीं है ना। फिर इसका मतलब है कि जिसका जो मर्जी आए इस वक्त कीमत बढ़ा के बेच दे। सब्जी के जो रेट आप ले रहे हैं ना, जो उसके आप जाएं बाजार में तो आपको पता चलता है उससे भी डबल रेट। बिल्कुल ऐसे है। फल, सब्जी, दाल, आटा, चीनी जिस रेट में चाहो बेच दो। अब ये जो फ्रॉड कर रहे हैं कि हम टाइगर फोर्स बनाएंगे, तो भाई टाइगर फोर्स बनाने की तो PTI की तरफ से ये काम कर लेते, हुकूमत में आने की क्या जरूरत थी? वैसे आपने टाइगर फोर्स को कुछ करते देखा है हाफिज साहब? क्योंकि काफी अरसे से टाइगर फोर्स के इस्तेमाल की बातें और होती आ रही हैं, चाहे वो कोविड-19 की अवेयरनेस की बात हो, वो चाहे अब ये बताना हो कि कहाँ पर क्या चीज महंगी मिल रही है। देखें, ये टाइगर फोर्स वगैरह की बातें सिर्फ इसलिए करते हैं, इनका एक स्टाइल है कि ये इस वक्त भी अपोजिशन रहनुमा के तौर पर अपनी पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि इस तरह से इनको शायद कुछ लोग मिल जाएंगे, इनके आपस के लोग इतना लड़ेंगे, भत्ताखोर बनाएंगे ये नौजवानों को, जिनके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने को। जब इनको प्राइस कंट्रोल कमेटी बना देंगे आप, और जो कोई कहीं जवाबदेही नहीं है, किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो ये तो सब भत्ताखोर बन जाएंगे। तो हाफिज साहब, फिर पीपल्स पार्टी ने इसी टाइगर फोर्स के खिलाफ अदालत जाने का भी फैसला किया है, तो पीपल्स पार्टी के इस फैसले का आप खैर मकदम करते हैं? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी के तो किसी फैसले का खैर मकदम नहीं कर सकता, इसलिए कि तो फिर कैसे देखें इस फैसले को? नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये तो खुद अवाम को अब दबाव डालकर इन सारी फजूल कामों से अब लोगों को, इमरान खान के, मैं तो कहता हूँ PTI के वर्कर को चाहिए इस पर एहतजाज करें। अच्छा, जिम्मेदारी है। चले, ये पीपल्स पार्टी वाला कदम हो गया ना, जो आप कह रहे हैं कि ये वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं कि वो अपनी चीज को ज्यादा बेचें या अपनी सियासत को ज्यादा बेचें। तो फिर जमात इस्लामी क्या कर रही है? वो तो हुकूक कराची की बड़ी बात करती है। जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। ठीक है, अब हम पूरा इस पर वर्किंग कर रहे हैं। कल भी मैं इस्लामाबाद में था। कराची के जो बुनियादी मसले हैं, अभी बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, जो बहुत हमारा तो बेड़ा गर्क है, इस पर तो हम अलग से प्रोग्राम पूरा करते ही रहते हैं। उस पर पूरे पाकिस्तान में योम यकजहती कराची बनाया। अपोजिशन ने पूरा एलामिया जारी किया और उसमें कराची का तस्करा तक नहीं किया। ये हाल है इन पार्टियों का, क्या PTI हो और क्या अपोजिशन पार्टी हो। तो इसी तरह ये आपस की सियासत, अपनी जो है वो दुकान चमकाना, अपने केसेस को हल करवाना, और PTI उनकी मुखालिफत करके सियासी माहौल को गर्म रख के बस अपने सब समझ रहे हैं कि लोग इनको दोबारा वोट डाल देंगे। ये इन्हीं चक्करों में लगे हुए हैं। जमात इस्लामी ने कहा है कि भाई ये ना अपोजिशन ना हुकूमत, महंगाई की ये पूरी प्राइस लिस्ट है, इसको कम करो। और इस पर अनकरीब आप देखेंगे कि तहरीक पूरे मुल्क में चलेगी।
तो हाफिज साहब फिर हल क्या है? देखिए आप ये कह रहे हैं कि हर कोई अपनी सियासत चमकाने में लगा हुआ है, पीपल्स पार्टी अपनी, पीटीआई अपनी, तो फिर इसका हल आपकी नजर में क्या है अगर आप कोई आम शहरी की जगह पे रख के सोचें? देखिए मैं आप बता रहा हूँ, आपने कराची में देखा है ना कि सब लोग कौन कौन सी सियासत करते थे, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालम गलौज कर रहे हैं। हमने पकड़ा भाई कि इलेक्ट्रिक का मसला हल होना चाहिए जी, धरने दिए, एहतजाज किया, अदालत चले गए। अब मामला जो है वो उसके इख्तिताम की तरफ जा रहा है। इनका लाइसेंस इंशाल्लाह हम कैंसिल करवाएंगे। हमने इन जेन्युइन इश्यूज को कि हमारी आबादी खाली, उस पर कल से रेफरेंडम शुरू कर रहे हैं। हम लगे हुए ना, फोकस्ड हैं। हम वाली सियासत नहीं कर रहे कि पार्टी पॉलिटिक्स करते रहे, बस नाम ऊंचा करते रहे। पब्लिक के इशू को हाईलाइट करो, दुकान नहीं चमकाओ। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि हम ये महंगाई के ऊपर पूरे मुल्क में कैंपेन शुरू की है। इसमें हम बाकायदा एक लिस्ट बनाएंगे और इस लिस्ट के मुताबिक एहतजाज करें, क्योंकि बातों से तो समझने वाले हैं नहीं ये तो ना समझ सकते हैं ना। तो इसलिए सीधी बात है, तो बैठ जाएंगे और कहेंगे कि भाई ये चीजें कम करो, पेट्रोल की प्राइस इतनी करो, फला की इतनी करो, और अगर नहीं मानेंगे तो ठीक है, दमादम मस्त कलंदर होगा। दमादम मस्त कलंदर होगा। बहुत शुक्रिया हाफिज नईम रहमान साहब, साथ मौजूद थे आप। और जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क में, महंगाई की उस पर बात कर रहे थे, और जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क में है, जाहिर है अवाम परेशान है, मसाइल का शिकार है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें आसपास के माहौल की बात भी करनी है, हमें इंटरनेशनल अफेयर्स की बात भी करनी है, क्योंकि पाकिस्तान एट द सेम टाइम मल्टी फ्रंट्स पर लड़ रहा है। जैसे कि फैटफ की अगर हम बात कर लें तो उसके हवाले से भी जाहिर है मैं ये नहीं कहता कि सिचुएशन बहुत अच्छी है ना, मैं ये कहता हूँ सिचुएशन बहुत ख़राब है। कुछ पॉइंट्स पर काम बहुत अच्छा हुआ है, कुछ पॉइंट्स पर जाहिर है अभी भी काम होना बाकी है। बट उसके साथ साथ हमें ये बात भी करनी है कि जब पाकिस्तान पर फैटफ की तलवार लटक रही है तो सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, हमसाया मुल्क भारत, वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन है जब वहाँ की इकॉनमी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। बल्कि कहते हैं 1947 के बाद ऐसी सिचुएशन नहीं देखी भारत ने जो आज भारत देख रहा है। और ऐसे में 2 रोज़ पहले शेख रशीद साहब ने भी ये डिमांड की थी कि जो भारत है, जिस तरह के मामलात वहाँ से रिपोर्ट हुए हैं, जो बैंक्स इन्वॉल्व रहे हैं टेरर फाइनेंसिंग में, तो अब फैटफ को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए भारत को। तो हम इस पर आज ज़रूर बात करेंगे कि हम पाकिस्तान की बात तो करते हैं, अपने मुल्क की बात तो करते हैं कि हम किन इकदामात को उठा रहे हैं, लेकिन भारत क्या कर रहा है, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग में वो सामने आ रहा है मुख्तलिफ मामलात को लेकर। मुझे लगता है कि भारत सिर्फ हथियार खरीद रहा है और जंगी हथियार है उसकी दौड़ में सबसे आगे निकलता हुआ हमें नजर आ रहा है। और यही वो चीज़ है जिसका खतरा जो है अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया गया था, और इसके साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात है तो वही एक अच्छी बात कि पाकिस्तान को मुंतखब किया गया 3 साल तक के लिए, और सबसे ज्यादा वोट भी एग्जैक्टली इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन पाकिस्तान मुंतखब हुआ है। इन अहम मामलात पर आज हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है दफाई तजज़ियाकार हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हारिस साहब, पहले मैं आपसे सवाल फैटफ से मुताल्लिक करना चाहता हूँ। शेख रशीद साहब ने भी मुतालबा किया और बहुत से मामलात सामने आए हैं, और ऐसे में जब मोहित यूसुफ साहब ने भी इंटरव्यू दिया भारतीय जर्नलिस्ट को, और उसमें बहुत से इंकशाफात किए, जैसे कि APS का हमला हो, जैसे कि दीगर हमले हो, और मास्टरमाइंड्स का राबता होना रॉ के साथ, ये चीज़ें अब ऑन पेपर हैं, ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, और ये चीज़ें हम बहुत से और फॉरम्स पर दे चुके हैं, मजीद भी ज़ाहिर हमें देनी है। ऐसे में हमारा केस कितना मजबूत हो रहा है, भारत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो रही हैं कि फैटफ उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है, ऐसे पॉइंटर्स अब सामने आ चुके हैं। देखें, इसमें बात यह है कि ये बहुत ही अहम केस है, क्योंकि इंडिया वाकई आपके सामने एक अमेरिका के जरीदे ने डाला है कि इंडिया ग्लोबल टेररिज्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। $1.53 बिलियन की 44 इंडियन बैंक्स ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ज़ाहिर है ये पैसा जो है ये दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ग्लोबल टेररिज्म के लिए, और रीजनल जिसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। और वो ज़ाहिर है कि जब एक TPP को आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ और बाकी दहशतगर्द तंजीमों को आप मिला देते हैं, इट बिकम ए वेरी डेंजरस फोर्स विच ऑपरेटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के लिए। अब बात यह कि हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन है, इट डिपेंड्स कि हम को कितने अच्छे से खुशसूबी से इसको डोजर को बनाते हैं। इसमें तमाम फैक्ट एंड फिगर डालते हैं, क्लिप्स डालते हैं, जो कन्वर्सेशन होती थी टेलीफोन की वो डिटेल डालते हैं, और फिर FATF में ये केस को लेके जाते हैं। इंडिया ने देखिए हमें किस आसानी से हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया, और हमारे पर तलवार हर वक्त लटक गई ब्लैक लिस्ट की या ग्रे लिस्ट में रहेंगे। इसलिए उसके लिए हमें लॉबिंग बड़ी सख्त चाहिए। हमें अपने इस्लामिक ममालिक में टर्की है और मलेशिया है और जो ममालिक भी FATF के अंदर हैं उनसे हम मिलें जी, और उनको बताएं कि इंडिया किस तरीके से टेररिज्म कर रहा है, ग्लोबल और रीजनल, और पाकिस्तान को क्या मुश्किलात हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की करने में सबसे बड़ी रुकावट जो है इंडिया की टेररिज्म है। जब हम ये चीज़ें लेके जाते हैं तो मुझे यकीन है कि इंडिया को भी
एटलीस्ट ग्रे लिस्ट में डालेंगे, देन दे विल गिव अ वार्निंग कि ओके जी नाउ यू इम्प्रूव, अदरवाइज पुट इन द ब्लैक लिस्ट। इसके लिए हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मिलके एक बहुत अच्छा एक डोजर बनाना चाहिए और वो यूनाइटेड नेशन में भी देना चाहिए, यूएसए को बताएं और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन और इस्लामी ममालिक को बताएं, तो तब ये मसला हल होगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बात करते हैं फिर भूल जाते हैं। देयर हैज टू बी अ फॉलो अप। जब फॉलो अप अच्छे तरीके से होगा तो यकीनन इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। अच्छा ठीक, हारिस साहब, यानी फॉलो अप लेना इंतहाई ज़रूरी है, सिर्फ बातें करने से ही कुछ नहीं होता। अच्छा, जैसे हम इंडिया को अभी हम देखें तो इंडिया की जो मईशत है वो बुरे तरीके से तबाह हुई है, यानी उसने सारी चीज़ें जो हैं सब कुछ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपने भी कहा कि शरंगेजी पर इन्वेस्ट किया, लेकिन पाकिस्तान ने जो इकदाम उठाए हैं उससे एक बड़ी कामयाबी भी तो हमें मिली है ना। इंसानी हुकूक के हवाले से हमें रुकन मुंतखब किया गया 3 साल के लिए। सबसे बड़ी कामयाबी मेरी नज़र में तो यह है कि सबसे ज़्यादा वोट हमें मिले हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखें, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान पहले ही ये जो है यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर था और 31 जनवरी से नई टर्म स्टार्ट हो गई, तो इट दैट मीन कि पाकिस्तान हैज डन अ लॉट। उसके लिए हमारे अपने मुल्क में हम कितना एहतियात करते हैं और फिर दुनिया में इसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। ऑन द कॉन्ट्री, इंडिया जो है आपके सामने किस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कर रहा है, माइनॉरिटीज के साथ, कश्मीरियों के साथ, फिर पाकिस्तान में जो टेररिज्म कर रहा है, ये सारी चीजें इनके खिलाफ नेगेटिव जाती हैं। और हारिस साहब, बीइंग द मेंबर, अब क्या हम नोटिस ले सकते हैं? हमारी ऐसी पोजीशन आ चुकी है कि हम भारत में अगर ऐसा कुछ होता है, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे किसी और जगह पर, हम नोटिस ले सकते हैं इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का? देखिए, पाकिस्तान आउट ऑफ आई थिंक 169 वन ऑफ द मेंबर्स हैं, तो वी कैन जस्ट रेज आवर वॉइस। पाकिस्तान पहले से ही मेंबर है, तो आई डोंट थिंक वी कुड प्ले मच पार्ट इन इट, और हमने बहुत ज्यादा कोशिश जरूर की होगी, लेकिन जब एक मुल्क और वर्सेस 169 मुल्क को तो बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है कि हमने कितनी अच्छे तरीके से लॉबिंग की है, हमने अपना केस कितना अच्छा प्रेजेंट किया है, और उसके बाद उसके असरात नजर आते हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वॉच का, वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, सब डिपेंड करता है। लेकिन साथ ही साथ इंडिया को हमें एक्सपोज करने की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है, ये दुरुस्त बात है हर साहब। लेकिन मुझे एक और पॉइंट पर आपका कमेंट चाहिए था। आप भी इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में वो देख रहे हैं। मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है हर साहब, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी मुल्क में नहीं होती, बहुत से और मामलात हैं जो कि सेट नहीं होते। इस टाइम पर ऑपोजिशन का निकलना, जल्द से जुलूस करना, टफ टाइम देने की बातें करना, आपको लगता है कि इनसे भी मसाइल होंगे? क्योंकि ज़ाहिर है जब हम इंटरनेशनल चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर हालात ऐसे ख़राब पैदा हो जाएंगे तो सिचुएशन तो ख़राब होगी। यानी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ज़रा बेहतर रोल प्ले करना होगा। देखें, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के एज ए नेशन, we need to show the world the most stabilized country in the world. जब आप स्टेबलाइज होंगे, आपको बिल्कुल जहाँ पे सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर होंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, फिर बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, फिर आपके पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, डेवलपमेंट्स होंगी। कौन सा मुल्क है जो अनस्टेबल गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा? आपके सामने बेसिक इशू ये है कि ऑपोजिशन रियलाइज नहीं करती कि अपने पार्टी इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आप मुल्क को दांव पर लगा देते हैं। दिस इज नॉट द टाइम। इस वक्त आप कोविड से निकले हैं, इससे पहले आपके फ्लड्स के हालात खराब हुए हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से निकले हैं, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर होने हैं, वर्ल्ड में आपका नाम हो रहा है, इधर आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का आप एक मेंबर, काउंसिल के मेंबर बन रहे हैं ह्यूमन राइट्स के। इन चीज़ों को देखते हुए जब आप ये शो करते हैं कि पूरी ऑपोजिशन गैंग अप होती है और माफिया मिलके एक हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, ये बड़े ही खतरनाक इसके असरात होते हैं। ये हमें समझने की जरूरत है इस वक्त। और बेसिक इशू ये है कि ये इनएडवर्टेंटली हम एनिमी के नैरेटिव को फॉलो करते हैं। फॉलो ये कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक तरक्की नहीं करने दें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, एक इस्लामिक मुल्क हैं। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो हम अपने फैसले मुल्की मफादात में करेंगे। लेकिन हारिस साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जो अपोजिशन है वो ये कहती है कि कौमी सलामती के मामले पर हम सब एक पेज पे हैं। ये तो पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हो गए ना, लेकिन अगर हम भारत की पॉलिसी देखें तो वो तो एक्सटर्नल तौर पर जो है वो तनहा हमें नजर आ रहा है, हमसायों के साथ लड़ाई कर रहा है। तो भारत का दुनिया में इमेज और फिर भारत की अपनी पॉलिसी से कितनी मुतासिर होगी?
देखें, इंडिया एक पाकिस्तान, खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान को इंडिया आइसोलेट करता करता खुद हो गया, खुद आइसोलेट। पाकिस्तान इज कमिंग अप, और आपके प्राइम मिनिस्टर को भी दुनिया रिकग्नाइज कर रही है एज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर। ऑन द कंट्री, नरेंद्र मोदी को जो इंडिया ये बिल्कुल आइसोलेट हो गया है। आपके सामने अब इसके हमसाया मुल्क से पहले ताल्लुकात नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ये पिछले 2 साल के अंदर आप देखें, हमने देखे वो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। हर साल, आई एम सॉरी बट वक्त था। थैंक यू सो वेरी मच, आप साथ मौजूद थे और सिचुएशन जो इस वक्त है उस पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे उस नौजवान से जिसने बैरून मुमालिक में रहने वालों को पाकिस्तान आने पे मजबूर किया। पाकिस्तान के झंडे तले 9 मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को इकट्ठा करने पर मजबूर कर दिया और फिर यहाँ लाकर मुख्तलिफ शहरों में विजिट करवाए, फ्रॉम इस्लामाबाद टू नॉर्दर्न एरियाज। और पाकिस्तान खूबसूरत है गिलगित से लेकर कराची तक, और ये जो खूबसूरती है उनको दिखाई, बहुत सी अच्छी यादें लेकर वो यहाँ से कुछ आज और कुछ कल चले जाएंगे। पाकिस्तानी नौजवान इलियास अहमद की जो काविशें हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। जिस तरह महक आपने बताया कि बहुत से ममालिक, 13 ममालिक के तकरीबन 15 सयाह पाकिस्तान आए और कई हसीन वादियों की सैर की। तजुर्बा उनका कैसा रहा, कौन सा स्पॉट उनको सबसे ज़्यादा पसंद आया, और पाकिस्तान के किस शहर के खाबे उन्हें बहुत याद आएंगे स्पाइसी फूड में भी। लेट्स सी, पूछते हैं उनसे। हमें ज्वाइन किया है उन तमाम टूरिस्ट ने। वी हैव द ग्रुप विद अस। इलियास, सबसे पहले तो प्लीज हमारा तारुफ कराइएगा कि ये जो लोग आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं, जितने टूरिस्ट हैं, किस मुल्क से आए हैं और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। प्लीज पहले मुझे तारुफ कराइए इन सब का। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने हवाले से, मेरा नाम इलियास है, मैं ट्रैवल स्टूडियो 92 कंपनी रन कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं जस्ट रिजाइन माई जॉब जस्ट टू प्रमोट टूरिज्म इन पाकिस्तान एट इंटरनेशनल लेवल। सो आई हैव विजिटेड मोर देन 20 कंट्रीज। सो जब मैं देखा कि ये दुनिया में लोग भागे चले आ रहे हैं, व्हाई नॉट पाकिस्तान। सो आई जस्ट वर्क ऑन दिस आइडिया एंड ब्रिंग द टूर्स ऑल अराउंड द पाकिस्तान। सो मेरे साथ बैठी हैं एलेक्स फ्रॉम पोलैंड, एंड द वेरी नेक्स्ट इज अलबेला फ्रॉम जर्मनी, एंड मैक फ्रॉम Tunisia and Makram from Tunisia. They are a couple and they are running their own channel, so they will introduce when they're going to talk to you. And behind me is Alex Man. They are both same names, so we say call her Alex and call him Alex Man. इलियास, आपको अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि अन्य मुश्किल नाम मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल था। खैर, जो हमारी आवाम है, मैं ये चाहूंगी उनकी आसानी के लिए ना आप इन छोटे उर्दू में भी बात करें, और ये भी मुझे बताएं कि इन पाकिस्तानियों का, इन गैर मुल्कियों का पाकिस्तान की सैर का कैसा तजुर्बा रहा, और सबसे अच्छी जगह कौन सी थी, इन्हें कौन सी सबसे अच्छी जगह पसंद आई, और मेरे ख्याल से सबकी मुख्तलिफ राय होगी। Exactly. So we should start from Alex. Alex, would you like to explain your experience about Pakistan, how you feel, and all that what we feel, please? Okay, thank you. So basically, starting from the beginning, when I came to Pakistan, when I landed in the airport, I was immediately surprised by the hospitality of people, because just at the airport, people already started to be so nice to me. Everybody was helpful, and it started like this. And basically, it was like this for the whole stay. So I'm really positively surprised by what Pakistan showed me. Great. And who is sitting next to Alex? Yes. All right. So, Albela, would you like to tell about your experience in Pakistan? So I've visited over 50 countries already. And out of all these places from across the world, I must say that Pakistan is my absolute #1 favorite country. Wow. And this is all because of, yes, like the people are so hospitable. I've never experienced it anywhere else in the world. And on top of that, there's incredible natural beauty and a very unique local culture that has been Bila, Pakistan is your #1 choice because of what? Because of the tourist spots, or because of the food, culture, what? Food, colorful clothes, and just the overall attitude of people. Wow. ठीक है जी, उनको खाना बहुत पसंद है, उनको हॉस्पिटैलिटी यहाँ की बहुत अच्छी लगी है, बहुत से जो स्पॉट्स उनको बहुत पसंद आए, और वो कहते हैं 50 मुल्कों में घूम फिर चुकी हूँ, लेकिन पाकिस्तान उनकी #1 चॉइस है। और फिर वो कह रही हैं कि लोगों का एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, यानी हम नखरे वाले बिल्कुल नहीं है, तो आप दिल खोल के पाकिस्तान आ सकते हैं। इलियास, इसके बाद कौन है?
Next, Sarji Marja, will you like to explain your experience in Pakistan from last 15 days, please? So, hello everyone. My name is Shahrazad from Tunisia, and this is Makram, my husband. So we are both travel bloggers from Tunisia. So basically, we travel and we share our experience with our communities through our social media channels and blog. So when we saw the opportunity proposed by Travel Studio 92, we said that's the one, that's the opportunity to show people the beauty of Pakistan. Because to be honest, we did not thought about traveling to Pakistan before, but then when we joined this opportunity, it was for us not only a nice experience, but also very enriching and interesting, because we learned a lot of things about Pakistan, the culture of Pakistan, the beauty of the nature, the hospitality of people, and we are very happy to share this with our community, because we are participating to change the stereotypes or the ideas people have of Pakistan. And we are really glad for this opportunity. Thank you so much, Travel Studio 92, and thank you for everyone who met us and who is still showing us kindness and hospitality. Great, बहुत खुश हैं आप, आपका विजिट बहुत अच्छा रहा, हमें और अच्छा लगता है अगर आप कराची भी आती हैं और फिर हम स्टूडियो में आपको बुलाते हैं. लेकिन coming back to Alex from Poland. Alex, I would like to know what was your perception about Pakistan before your traveling? So basically, before I came to Pakistan, I already knew a bit about it because I had quite a lot of Pakistani friends. I've been living in China before, and actually I've been planning the visit to Pakistan for last 1 year, and luckily here I am right now, thanks to Travel Studio 92, because really this opportunity was like it suddenly just came to me, and I was like, wow, okay, so that's the moment, and here I am. So yes, before coming here, I already wanted to come here very, very much. Great. आपकी बहुत ख्वाहिश थी यहाँ आना, आप यहाँ पर आईं, बहुत अच्छी यादें आप लेकर जा रहे हैं, Alex. But when you'll be going back, maybe today or tomorrow, what will you share with your friends and in your circle about Pakistan? Oh, I will share a lot, that's for sure. Especially, I think, things about food, because really I'm in love with the food from Pakistan. Seriously, I think I'm already like plus 4 kilo here. But I don't care at all. I really enjoyed it. Also, I never thought that the mountains in Pakistan are so beautiful. I really didn't expect that. I knew that Pakistan is beautiful already, but I only heard about it. And you never know how beautiful it is unless you just come here and see with your own eyes. True. So this is what I'm gonna tell to people in my country, just to come here and see by their own eyes, because what I say will be not enough. So I would just like people to come here and just experience what I experienced. ठीक. अच्छा इलियास, आपने हमें बताया भी था जब हम ब्रेक में आपसे बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को उर्दू भी आती है इनमें से, तो प्लीज जरा वो बताएं, क्योंकि अंग्रेजों की उर्दू सुनने का बड़ा मजा आता है. You know, sometimes when we are in hiking, so there's no food, then she has to learn the thing. Please. Yes, so I learned the most important sentence. And what's that, in Alex? this language, which is "Mujhe bhook lagi hai." Okay, and when you are hungry, what is the thing you wanted to have? Is it biryani? Is it korma? Yeah, it's what? Question I didn't hear. What do you like most when you were? What I like the most, chicken karai. Karai. I think it's the favorite dish of all of us. We really enjoyed it every single day. ठीक. इलियास, कोई और एलेक्स के अलावा जो उर्दू बोल के हमें बताए ताकि हमारे नाज़रीन भी सुनेंगे. पाकिस्तान की सकाफत को देखने के अलावा इन्होंने पाकिस्तान की ज़बान भी सीखी है. Yes, Isabella is here. Would you like to speak something in Urdu, please? जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा नाम अराबेला है. वाह. मैं जर्मनी से हूँ. अरे वाह. ठीक. और जो आपने ये दुपट्टा लिया है, ये जो आपने ऊपर स्टॉल लिया है, ये वाली सोच कहाँ से आई? How you know about this dressing of Pakistan? This shawl. This dressing. Oh, where you got it from? Yeah. Yes, I got it actually at a store in Islamabad, at the famous Centaurus Mall. Okay. And I just fell in love with it. I was like, wow, I need this dress. Great, great. इलियास, लास्टली अगर ये सारे यकज़बान होकर एक नारा लगा दें, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने सीख लिया है नारा, हो जाए? Yes. Pakistan
जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच इलियास, आप साथ मौजूद थे और ये तमाम टूरिस्ट हमारे बड़े प्यारे मेहमान, इन सब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये जाएंगे अच्छी यादें लेकर, दोबारा खुद भी आएंगे और बल्कि फोर्स करेंगे, पुश करेंगे अपने आसपास लोगों को, फ्रेंड सर्कल में, कि आप भी जाएं पाकिस्तान और विजिट करें। अच्छा, वजीर आजम जो हमारे कहते हैं कि पाकिस्तानी सयाहत को फरोग मिलेगा, बड़ा जबरदस्त स्टेप है। और इलियास आपको भी सलाम, खैर हमारी पाक फौज को भी सलाम जिसने एक मुनफरिद एजाज हासिल एक बार फिर हासिल किया है, बल्कि बार तीसरी बार ये किया है। 2018 में पहली बार इस कंपटीशन का हिस्सा बने थे और अभी 2018 के बाद 2019 एंड 2020 थर्ड टाइम ये ड्रिल कंपटीशन पाकिस्तान ने विन कर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल ने। और ये कंपटीशन हुआ था रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में। आलमी मिलिट्री ड्रिल में मुसलसल तीसरी बार मैदान मारकर फतूहात की हैट्रिक कर ली है। उस्मान खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आलमी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला मुसलसल तीसरी बार जीतने का मुनफरिद एजाज। पाक फौज ने बरतानिया में फजा के झंडे गाड़ने की हैट्रिक कर ली। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में 9 टीमें मद्दे मुकाबिल थीं। पाक फौज की नुमाइंदगी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ने की। पेस टेकिंग में ड्रिल, टर्नआउट और नज़्म ज़ब्त के आला मेयार पर टाइटल फिर अपने नाम कर लिया। पाक फौज की फातेह टीम को DGISPR की ट्विटर पैगाम में शाबाश। तो बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने भी मुसल्लह अफवाज की आला पेशेवराना सलाहियतों और महारतों को सराहते हुए मुबारकबाद पेश की। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। ड्रिल कंपटीशन तो एक चीज, बट जनरली हम सब ये सोचते हैं कि इतने एजाज जो हासिल करती है पाक फौज मुख्तलिफ ममालिक में जाकर, और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लें, हमारी ट्रेनिंग कितनी ज़बरदस्त है कि अगर हमारी ट्रेनिंग हो रही है एबटाबाद में और हमारी पोस्टिंग हो रही है किसी एक शहर में, उसके फ़ौरन कुछ अरसे बाद पोस्टिंग अगर फॉर इंस्टेंस सियाचिन में हो गई, फिर किसी सहरा में चले गए, समंदर पर चले गए, किसी और मुश्किल जगह पर चले गए, और ट्रेन पे चले गए, वजीरिस्तान चले गए, हर जगह के लिए ट्रेन फजा में चले गए। यस, आप एयर डिफेंस की बात कर रही हैं, तो ज़ाहिर है जो ट्रेनिंग होती है, आज हम इसकी बात करेंगे और किससे करेंगे, जिन्होंने बड़े मज़ाया अंदाज से अपनी पहचान बनाई। मैं बात कर रहा हूँ ABC अल्फा ब्रावो चार्ली में कैप्टन गुलशेर की। यानी उन्हें गुलशेर के नाम से ही हम जानते हैं, यूँ तो ही इज़ कर्नल रिटायर्ड कासिम शाह साहब, बट जब भी हमारी मुलाकात होती है तो गुलशेर कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। जॉइनिंग अस फ्रॉम पेशावर टुडे, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार मैं नाराज हूँ आपसे। नहीं क्यों? हर बार कराची आते हैं हम मिलते हैं, इस बार नहीं मिले। हाँ, इस दफा नहीं, जब मुझे आपकी फोन तो मैं एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठ चुका था। बस चलें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट विजिट पे ये ड्यू हुआ। याद ही नहीं किया। अच्छा, ये भी आपने गिला कर दिया। ठीक है, मुझे अब जरा प्लीज बताएं, पहले क्यों ना हम इसी ड्रिल कंपटीशन के हवाले से बात कर लें। सर, मुझे थोड़ा सा बताएंगे 2018, 2019 एंड देन 2020 23rd टाइम इस कंपटीशन में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ने या पाकिस्तान फौज की बात हम कर लें, इन्होंने जीता है। ये कंपटीशन जीतना ये ज़रा एजाज की बात तो है, लेकिन इससे हम क्या मैसेज देते हैं कि हमारी ट्रेनिंग बहुत सख्त है, हम ड्रिल पे बहुत फोकस करते हैं, बहुत नज़्म ज़ब्त है हमारी फौज में। एक्चुअली ये जो ड्रिल कंपटीशन होता है ना, ये 1928 से, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड ना, तो ये कराते हैं रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट। 1928 से रिवायत चली आ रही है। सही। तो यानी 92 साल पुरानी है, 92 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है कॉम्पिटिशन्स, पेस टेकिंग कॉम्पिटिशन। इसमें फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है कि हम ये ड्रिल कंपटीशन जीते आ रहे हैं। और इसके ऊपर जो अब देखें ना, ड्रिल कंपटीशन करने वाले कौन लोग होते हैं? हम जैसे लोग होते हैं। और हम कहाँ से आते हैं? आम स्कूलों से, आम कॉलेजेस से पढ़ के, उसके बाद जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि 60 से 65 हज़ार से 70 हज़ार के लगभग हर साल लोग अप्लाई करते हैं आर्मी के लिए, हर कोर्स के लिए, मीन 6 महीने बाद। और उसमें से कुछ 400 साढ़े 400 के लगभग सिलेक्ट होते हैं। और उसके बाद उनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग में से गुजार के आखिर स्टेज पे पहुंचाया जाता है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी मौसम में वो खड़े होकर अपने मुल्क का दिफा भी कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो फिर ऑफेंसिव मोड पे भी आ जाते हैं। तो शेर खान साहब, हमारी ट्रेनिंग में ऐसी क्या बात होती है? हमारी ट्रेनिंग में ऐसी क्या बात होती है जो कि आपने इतनी चीजें बताई, इतने मुश्किल हालात का हम सामना भी कर लेते हैं, फिर सहरा हो या सियाचिन हो, हर जगह पर हिम्मत और हौसले से खड़े रहते हैं?
जी महक, आपकी बात ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मुझे आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, तो मैं अंदाजे से समझ रहा हूँ कि आपने क्या पूछा है। तो वो हमें इस आर्मी ने -60 पे भी लड़ना है, इस और उसी मौसम में +60 पे भी लड़ना है, और इन्होंने पानी में भी लड़ना है, और इन्होंने समंदर में भी लड़ना है, हवाओं में भी लड़ना है। और चाहे पेस टेकिंग कंपटीशन हो, चाहे पेट्रोलिंग कंपटीशन हो, चाहे स्नाइपर राइफल कंपटीशन हो, तो अल्लाह का शुक्र है हर जगह अपने लोहा मनवाया। और हमने ये भी देखा सर, ड्रिल इंतहाई अहम चीज़ है। मैं आपको बताऊं ये ड्रिल क्या चीज़ है। ड्रिल एक इतनी अहम चीज़ है कि वो जो नहीं है, जुनैद जमशेद के गाना है, एक कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की जुबान पे नारे तकबीर आता है। तो ये आपको ऑर्डर समझना भी सिखाती है, ऑर्डर देना भी सिखाती है, और ऑर्डर को ओबे करना भी सिखाती है एट ऑल कॉस्ट। जिस तरह कहा जाता है कि ओके एडवांस, फिर आगे चाहे माइंस पड़े हो, चाहे दस्ती बम पड़े हो, चाहे ज़मीन में छुपे हुए बारूदी सुरंगें पड़ी हो, तो फौज एडवांस करती है। यही इस ज़मीन के बेटे फिर एडवांस करते हैं, साथ वाले के बरखच्चे उड़ रहे होते हैं, आगे जा रहे हैं। पता भी है कि आपका ज़मीन पर लगने वाला पाँव किसी बम के ऊपर भी पड़ सकता है, बट इवन देन दे मूव। लिखा होता है, इंटरनेशनल लॉज है, जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये बारूदी सुरंगों के ऊपर प्रॉपर मार्किंग होती है। इवन देन दे एडवांस उसके ऊपर निकलते हैं, तो बीच में लोग की शादी होती हैं, किसके हाथ उड़ जाते हैं, पाँव उड़ जाते हैं, बट दे मूव। दिस इज अ ड्रिल। ड्रिल जो है वो इस तरीके से एक फौजी को जिस्म को ऐसे कट करती है, ऐसे बनाती है कि वो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन से, फिर उसके बाद उसका फोकस हो जाता है। एक चीज होती है कि मेरा मिशन, और मिशन पे वो आगे बढ़ता रहता है। उससे ये नहीं सोचता कि मैं मारा जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मेरे घर में क्या है, बहने किधर है, भाई किधर है, वालिदैन किधर है। नो, उसके आगे सिर्फ एक झंडा। दिस इज द ड्रिल। ये ड्रिल आप में ये चीज डालती है। और एक बात और मुझे बताएं सर, ये कैसे हम अपनी ट्रेनिंग को डिराइव कैसे करते हैं। हमारा जो सिस्टम है ना, वो ब्रिटिश आर्मी से हमने डिराइव किया हुआ है। जो ब्रिटिश सिस्टम है, हमारे अलावा काफी सारे मुल्क हैं, कुछ अमेरिकन सिस्टम पे चल रहे हैं, कुछ चाइनीज सिस्टम पे चल रहे हैं, जो कि उनकी ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स है। और मगर हमारा जो है चूंकि ब्रिटिश सिस्टम, बट हम अपनी मोटिवेशन डिराइव करते हैं इस्लाम से। कैसे? अब मैं मिसाल के देता हूँ, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल की मिसाल देता हूँ। अब काकुल में क्या है, वहाँ पे जो हमारी कंपनीज हैं, वो कंपनीज हैं टीपू कंपनी, टीपू सुल्तान के नाम पे, हैदर कर्रार, हजरत अली के नाम पे है। हमारे पास औरंगजेब कंपनी है, औरंगजेब बारहवीं, सुल्तान महमूद गजनवी, जो गजनी कंपनी है। फिर हमारे पास हमजा कंपनी है, अबू उबैदा बिन जर्राह, जो है वो हमारे पास उबैदा कंपनी है। तो हमारी कंपनियों के नाम और यही उनके स्लोगन्स बनते हैं। तो हमारी मोटिवेशन जो होती है ना, मोटिवेशन वो डिराइव करते हैं इस्लाम से। वही उनके स्लोगन होते हैं, वही नारा होता है, अल्लाह अकबर कहते हैं, मूव करते हैं। और ट्रेनिंग जो मिलिट्री जो जिस्म को ट्रेन किया जाता है, जिस्म उसको ब्रिटिश सिस्टम के ऊपर हम चल रहे हैं कि उसके ऊपर कर रहे हैं। तो दुनिया में जहाँ भी होते हैं, आपने देखा कि जब जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, अच्छा फिर ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन कैसी होती है। ये तो मैंने आपको बताया दिया कि 60-65 हज़ार लोग सिलेक्ट होते हैं, 60-65 हज़ार लोग प्रोसेस से गुजरते हैं, ISSB वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ मेडिकल और फिजिकल टेस्ट से। उसके बाद उसमें से सिलेक्ट होते हैं 400-450 हर 6 महीने बाद। उसके बाद फिर जब इनको ट्रेनिंग एकेडमी में जाते हैं, तो इंस्ट्रक्टर कौन होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जिस पे हमारी कौम चल रही है, इंस्ट्रक्टर्स हमारे जो मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस फोर्सेस के होते हैं, वो टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। उनकी पोस्टिंग नहीं होती, उनकी सिलेक्शन होती है। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि उस्ताद होगा, उसकी टॉप ग्रेडिंग होगी, और वो उस्ताद बेस्ट होता है और वो अपने साथ लिखता है। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो हम पता नहीं फाइनेंशियली कहाँ खड़े हैं, रोज़ाना हम बातें कर रहे होते हैं, और दुनिया के हिसाब से हम कहाँ पे खड़े हैं, मगर हमारी जो मिलिट्री और अकेडमीज़ हैं, इनमें ट्रेनिंग हासिल करने के लिए अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन नेवी के ऑफिसर्स आके ट्रेनिंग लेते हैं, ब्रिटिश आर्मी के लोग आके ट्रेनिंग लेते हैं, और दुनिया के टॉप ऑफ द लाइन जो मिलिट्रीज हैं वो हमारे, और अपने फख्र से अपने साथ लिखती है कि हम वॉर कोर्स पाकिस्तान, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, वो लिखते हैं अपने साथ, ये कोर्स करके हमने यहाँ से कोर्स किया हुआ है। और इस तरह हमारे जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनमें अक्सर को पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स जाके उनको ट्रेन करती है, और उनकी आर्मी उसको आज भी हमारे अल्लाह का शुक्र है गल्फ के काफी सारे मुल्कों में हमारे ट्रेनर्स वहां जाके उनको ट्रेन कर रहे हैं। या इवन सर वो लोग आते भी तो हैं हमारे पास, जो एलाइड कैडेट्स आते भी हैं इवन पीएम में। लेकिन मुझे मैं चाह रहा था कि ये गुफ्तगू तो हो रही है, क्यों ना एक ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट हो जाए। मैं कतन एबीसी की बात नहीं करूंगा, मैं तो आपसे पूछूंगा कि आपका पीएमए का पहला दिन कैसा था?
ये कभी नहीं भूलता कोई भी क्या याद ऑफिसर। दिला दिया। वो आपको समझ नहीं आती मैं कहाँ उतर गया हूँ। ये मुझे पहले दिन पहुंचते जहन में वही अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल वो सारा होता है, बट द मोमेंट यू लैंड अप देयर आप कहते हैं तो दुनिया ही की अलग है। तो उसके बाद 6 महीने तो समझ नहीं आती मैं हूँ किधर, ये जमीन है या आई एम ऑन कॉमेट, मैं किधर हूँ। किसी पे एक रोटेशन में रहता हूँ, इतना रोटेशन पे शायद जो है ना कॉमेट नहीं रहता होगा जितना हम लोग मगर 6 महीने बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू होती है कि यार। तो शेर खान साहब वो पहले जो 6 महीने थे उसमें कुछ खौफ था, मतलब ऐसे भी मैंने सुना कि लोग छुप छुप के रोते भी थे कि नहीं अब तो घर जाना बस वापस नहीं हो रहा, ऐसा कुछ था? नहीं, वो वजह यह है कि इस पे नहीं रोते होंगे, क्यों नहीं होते, ज़ाहिर है हम इंसान हैं और गोश्त पोस्ट के बने हुए हैं, हर एक के पेरेंट्स याद आते हैं, कोई बहन याद आती है, भाई याद आता है और रिलेशंस भी होते हैं वो भी याद आ रहे होते हैं। तो मगर इन सब के बावजूद ना वो मोटिवेशन का लेवल वो होता है कि यार ये आए किस लिए, यहाँ पे आए हैं मुल्क के लिए आए हैं बिल्कुल और सिलेक्टेड हैं, तो इसके ऊपर हमने अपने यहाँ से 1 इंच पीछे नहीं हिलना। तो अगर बाज़ रीजंस के ऊपर उसको एकेडमिक्स पे या किसी ट्रेनिंग में कमी की वजह से रेलीगेट करना पड़े तो वो उसके लिए बेचारे के लिए तकरीबन मौत का मकाम होता है कि मैं 6 महीने के लिए पीछे हो गया हूँ अपने बैच से, अपने कोर्स से, इतनी ज़्यादा जो है ना वो बंदे को सेटबैक लगता है। मगर एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये एक प्रोसीजर है और उसी ट्रेनिंग का हिस्सा हमने मेरा सर उसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है 1 माइल टेस्ट, और वो 3rd पार्क बटालियन के ग्राउंड में हो तो वो ज्यादा मुश्किल लगता है। मुझे बताएंगे 1 माइल के बारे में? ये बताएं कि मेरी हिस्ट्री किसने बता दी आपको? मुझे सारा पता है, मुझे बताएं जरा 1 माइल का अपना एक्सपीरियंस भी। बिल्कुल ना, 1 माइल जो है ना मेरे लिए सबसे मुश्किल था कि ये 6 मिनट के अंदर करना होता था। और उसके लिए क्योंकि आपने काफी सारी चीजें और भी साथ करनी होती हैं, तो ये वाकई सबसे मुश्किल था और मैं हैरान हूँ कि शुएब को ये इन्फॉर्मेशन किसने दे दी है। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल था सिविल से आके फौज में आना और फिर फौज से ट्रेनिंग करते करते ये स्टैंडर्ड अचीव करना कि उनके टाइमिंग्स के हिसाब से आप वो अब फिनिशिंग लाइन क्रॉस करें। तो ये इतना मुश्किल था, आखिरकार मुझे 6 महीने लगे उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने में। फिर तो आगे चलता गया, मगर ये कि मैं मिलूंगा आपसे और पूछूंगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं खामोश रहता हूँ, लेकिन मुझे आप बताएं, हम सब देखना चाहते हैं आपको दोबारा से स्क्रीन पर, यानी क्योंकि जाहिर है एबीसी हम लोग भूलते ही नहीं है, जितनी बार देखें उतने बार ही अच्छा लगता है। द वे यू सेड शहनाज तो हमें बड़ा याद आता है और हम चाहते हैं सर कि दोबारा से हम आपको किसी ड्रामे में देखें ना। मुझे कुछ तो बताया था आपने कुछ प्रोजेक्ट से मुताल्लिक, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप बताना चाहें तो किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिस पर सोचा जा रहा है और काम हो रहा है। एग्जैक्टली इस पे सोचा जा रहा है और इंशाल्लाह कोई अच्छी चीज़ सामने आएगी और आई एम श्योर कि आप भी उसको पसंद करेंगे। तो समथिंग इज ऑन और मे बी दैट माइट बी सो ह्यूज, ओके लेट्स सी। सही। अच्छा शेर खान साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि आपका जज्बा जो है, आपकी हिम्मत जो है वो हमेशा से बंदी रहती है कि आपने वतन के लिए कुछ करना है। तो हम जब चीज़ें कवर कर रहे होते हैं तो जो अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं उसमें हमारे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी क्या कैफियत होती है, या जिस तरह से आपने जुनैद जमशेद साहब के गाने का भी रेफरेंस दिया, वो कितना मोटिवेट करते हैं? यकीन करें कि जब अल्लाह अकबर का नारा लगता है ना तो उसके बाद सब कुछ भूल जाता है और मैं कहता हूँ वो स्पिरिट होती है। आप जब जंग या ऐसे महाज पे जा रहे होते हैं, यकीन करें ऐसे मौके कभी एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में तो सबसे समझ लें कि पीसफुल टाइम के अंदर हम रहते रहे। फिर बाद में आगे पिछले 2002-03 के बाद हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो बाज़ जगहों पे जाते हुए पीछे बच्चों पे आखिरी निगाह डालनी पड़ती थी कि शायद आखिरी दफ़ा इनसे मिल रहा हूँ। तो वो उसके बाद आपके सामने एक ही चीज़ होती है कि बस ऐसे हो कि अल्लाह के सामने खड़े हों तो सुरखरू खड़े हों और कुछ करके आएँ। बिल्कुल। और सर यू आर अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। जब भी हमारी गुफ्तगू होती है, बस मैं चाहता कि एक जुमला बिल्कुल आखिर में आप नौजवान नस्ल के लिए कुछ अदा करना चाहें इन हालात को देखते हुए, मुश्किलात को देखते हुए, प्लीज़। ज़रूर। मैं ये समझता हूँ ना, और मेरा एक मैसेज भी है, इसको मैसेज समझते हैं कि जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं ना वो इंतहाई अहम है। दिस इज द टर्निंग टाइम मे बी फॉर द होल नेशन। इस वक्त हर एक को अपने आप को रियलाइज करके और वक्त के हिसाब से हमें चलना होगा। अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशें भूल के यूनिटी की तरफ आएँ
और इस मुल्क को इस झंडे की तरफ लौट के आएँ, तो हम तारीख में अपना लोहा मनवा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे स्टूडेंट है, चाहे वो इंस्ट्रक्टर है, चाहे वो ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, किसी भी फॉर्म में, किसी भी ऑफिस में है, खुदारा इस मुल्क को, इस टाइम को, इसकी अहमियत, इसकी और इस नाजुक दौर की अहमियत को समझें और उसको समझ के अपनी लाइन ड्रॉ करें कि यार मैंने इस लाइन से ना क्रॉस करना है और इसी लाइन, इसी सीध में चलते जाना है। अगर हमने न किया तो बहुत बड़े नुकसान की तरफ चले जाएंगे। हाँ, और अगर हमने कर लिया, यकीन करें आने वाले, अब जो आने वाला कल है वो मुझे बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। आने वाला नया दिन बहुत खूबसूरत होगा। और स्पेशली ना एक छोटी सी बात मैं करता हूँ, हमेशा मैं स्टूडेंट को लेके ये बात करता हूँ, कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुझे बात करने का मौका मिलता है कि जब तक मुझे एक बाप को, एक भाई को और एक शौहर को और बेटे को ये तसल्ली होती है ना कि उससे घर से निकलने वाली बेटी, माँ, बहन जो अपनी जॉब के सिलसिले में जा रही है, क्लास अटेंड करने जा रही है, उसके आसपास वाले, उसके वालिद, भाई और चचा के अलावा कोई और निगाह उसके ऊपर नहीं रखते, तो हम आज़ाद मुल्क हैं। अगर खुदा ना खास्ता इसके अलावा कोई निगाह हम अपनी बहन बेटी के ऊपर डाल रहे हैं जो हमारे आसपास है, तो हम आज़ाद नहीं हैं। तो लेट्स डिसाइड हम आज़ाद मुल्क हैं और हमने सब ने एक साथ चलना है, एक ही डायरेक्शन में चलना है और आने वाला कल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके बारे में यूनाइटेड चलें और चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत प्यारा मैसेज आपने दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे आज भी बात करके। ज़्यादा अच्छा लगेगा जब कराची आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे, वादा पहले भी किया था आपने, दोबारा करवाऊंगा आपसे, मैं यही काम के नहीं आना है। थैंक यू सो मच जी, साथ मौजूद थे आप। वक्त बड़ा तेजी से गुजर जाता है, वरना जब हम बात करते हैं कासिम शाह साहब से तो बस दिल करता है कि बात करते चले जाएं। बिल्कुल, अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स आखिर किसके हैं, अवाम के या फिर दुकान के। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक दफा फिर से अवामी मसले की बात करेंगे। अवामी सवाल है कि क्या वाकई यूटिलिटी स्टोर्स पर इतना बुरा हाल है और क्या हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस कमेटी नहीं बनाई गई? सब्सिडी का फायदा अवाम तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा? इसके अलावा भी मेरे ज़हन में बहुत सवाल, सारे सवालों का जवाब लेंगे महक। वी हैव MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन उमर लोधी साहब विद अस। उमर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। सर प्लीज़ थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर एक सबसे बड़ा मसला ये है तलब और रसद का। मुझे मालूम है कि ज़ाहिर गवर्नमेंट की भी कोशिश है और आपकी भी कोशिश है कि जितनी सूरत हाल बेहतर कर सकें, जितना सामान यूटिलिटी स्टोर्स तक पहुंचा सकें। लेकिन ऐसी बहुत सी खबरें हमने भी रिपोर्ट की और आपने भी देखी होंगी कि जब आवाम का रश लगा होता है उतना सामान मौजूद नहीं होता जितनी डिमांड होती है। ये एक गैप है सर, सप्लाई एंड डिमांड का। इसको देखा जा रहा है, इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है सर? जी सर, बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है। जहाँ तक यूटिलिटी स्टोर की जो रूटीन रिक्वायरमेंट जो हमारे जितने जो कस्टमर्स आते हैं, इसमें एक चीज़ मैं आपको कोशगुजार करता चलूँ कि हम 7 जनवरी दिस ईयर हमारी आज भी शुगर की प्राइस 68 है जी, आटा 800 रुपये पे है, घी 170 रुपये पे है और हमने कोई प्राइसेस चेंज नहीं की। वेयर एज मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करके वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं चीनी की क्या प्राइस है, आटे की क्या प्राइस है। तो जब इतना बड़ा प्राइस डिफरेंशियल होगा बिटवीन व्हाट वी सेल वर्सेस जो मार्केट में प्राइस होगी, तो अब मैं भले अगर मैं अपनी 3 गुना या 4 गुना भी रिक्वायरमेंट उसको बढ़ा दूँ या फिर स्टॉक्स को बढ़ा दूँ, लेकिन तो वो सप्लाई डिमांड का जो गैप है वो कम नहीं हो सकेगा। हमारी गवर्नमेंट ने हमें स्पेशल स्टॉक्स दिए हैं जी, शुगर के भी दिए हैं, अभी इंपोर्ट में से भी जो है उसमें से भी हमें मिल रहे हैं। इसी तरह पास्को से भी हमने ज़्यादा आटा लेके किया और इसी तरह हमने घी की भी अपनी जो तहसील है वो 2 गुना से 3 गुना बढ़ा दी। कोशिश हमारी पूरी है और आई थिंक आपने बड़ी सही एक बैलेंस्ड बात की कि यस हम जितनी भी उसको पूरा करें, लेकिन वो प्राइस डिफरेंशियल इतना ज़्यादा होने की वजह से शायद उसमें गैप आ रहा है। लेकिन अभी भी आज भी मैं फील्ड में हूँ, इसके बाद मैं कल भी फील्ड में था, आज भी फील्ड में हूँ। हमारी कोशिश ये है कि लोगों को उनकी जो रिक्वायरमेंट वो हम पूरी कर सकें। ठीक, उमर साहब कता कलामी की माजरत, ये आपकी कोशिश है कि लोगों को जो है उनके मुताबिक चीज़ें हम दे सकें और जो रेट हैं वो कम हो और उन्हीं निर्खों पे जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। लेकिन अवाम क्या कह रही है वो भी ज़रा आपको सुनवाते हैं।
लेना लो, मेरा दिमाग ख़राब है और सुबह से मेरा दिमाग ख़राब हुआ है। मैंने बोला जब दिमाग ख़राब है तो भाई आके टैबलेट लो ना उसकी। 190 रुपये लिखे में 240 रुपये मांग रहा है। हमने सब सामान छोड़ दिया। यही नहीं, आटा शॉर्ट हो गया आवाम की वजह से। शॉर्ट हो गया ना, लोग लेगा सारा आटा ना, आटा ही ना चाहिए, तब्दीली आ गई। कस्टमर बढ़ गए हैं हमारे अभी ना, जो पहले आते थे अब उससे अब डबल हो गए हैं। उमर साहब, आपने यकीनन अवाम की राय सुनी होगी, अवाम के शिकवे सुने होंगे, गुस्सा भी है और दुख भी है और यकीनन बनता भी है। तो हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए जो सब्सिडी दी है तो उससे चीज़ें सस्ती हुई हैं। अगर हुई हैं तो अवाम को इससे फ़ायदा क्यों नहीं होता, और अगर नहीं हुई हैं तो फिर ये सब्सिडी कहाँ गई है? या यूं कह लेते हैं महक कि जिस तरह हमने राय सामने रखी, आप तो खुद फील्ड में सर, ये राय आप भी सुनते होंगे, लोग आपसे भी शिकवा करते होंगे, डिमांड करते होंगे कि इसको और बेहतर किया जाए। जी, मैं आई थिंक आप मेरे अगर मेरे साथ इंसाफ करेंगे, आई कैन स्पीक फॉर द यूटिलिटी स्टोर पे क्या है, मार्केट में क्या प्राइस है, उस पर मेरा कितना कंट्रोल है, उस पर भी मैं ज़रूर बात करूंगा। लेकिन इस पे तो तय है कि क्या हमारी कीमतों में कोई फ़र्क आया, क्या गवर्नमेंट ने जो हमें सब्सिडी दी है, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाह रही है और दे रही है जनवरी इस साल दिस ईयर से, क्या उसमें कोई कमी आई है, उसमें कोई रेट चेंज हुए, तो ये तो तय है कि उसमें कोई रेट चेंज है। हाँ, अब ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट अगर 68 रुपीज़ की चीनी यूटिलिटी स्टोर पे होगी और बाहर 85, 90 या जितने भी है उसकी कीमत में होगी, जब इतना बड़ा प्राइस डिफरेंशियल होगा तो जाहिर बात है जो कस्टमर बाहर से जाके ले रहे थे वो भी यूटिलिटी स्टोर पे आएंगे। जैसे एक अभी हमारे स्टाफ ने कहा कि जी हमारे कस्टमर बढ़ गए, तो जब वो कस्टमर बढ़ता है तो वो सप्लाई एंड डिमांड में गैप आता है, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो अगर आप ये कहें कि गवर्नमेंट की कोशिश ये नहीं है, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं होगा। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है, गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि यूटिलिटी स्टोर जो एक वाया मीडिया है कि लोगों तक एक सही स्टॉक्स पहुंच सके और सही प्राइस में, तो वो तो हम पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हम पूरे पाकिस्तान को, हमारे 4000 स्टोर है, क्या हम पूरे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं? क्या हम पूरे पाकिस्तान, ये जाहिर है बहुत बड़ा चैलेंज है, ये मुश्किल है। अग्रीड सर, लेकिन मुझे मुश्किल है सर। ये जब आप नंबर्स पे बात करते हैं तो नंबर्स पे ये है जो मैंने अभी आपको गोश्तगुजार किया। सर मुझे ये बताइएगा कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं कराची की बात करता हूं, अगर पॉश इलाकों की बात करें जो यूटिलिटी स्टोर्स वहां पर हैं, अगर स्टॉक वहां पर तो मौजूद हो, लेकिन अगर मैं फिर आ जाऊं उन इलाकों में जहां गरीब ज्यादा रहते हैं, वो लाइन्स एरिया भी है, वो लियाकताबाद भी है, वो और इलाके भी हैं, जो वहाँ के यूटिलिटी स्टोर्स हैं सर, वहाँ पर स्टॉक का कम होना और पॉश इलाकों में ज़्यादा होना, सर लोग फिर ये भी कहते हैं कि ये कैसे सप्लाई किया कि जहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा थी वहाँ पर स्टॉक कम था। सर ऐसे मामलात को भी एड्रेस किया जा रहा है? सर एक तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो पॉश इलाके हैं या हमारे लिए सब बराबर है। ओके। और पॉश इलाकों में भी वही लोग आते हैं कि बड़े अमीर लोग तो पॉश इलाकों में अगर रहते हैं, लेकिन वो उन एरियाज में तो उस यूटिलिटी स्टोर से आके शॉपिंग नहीं करते, और उनको करनी भी नहीं चाहिए। ये जो है ये एवरेज जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए, तो हमारे लिए कोई हमने तफरीक नहीं की बिटवीन पॉश इलाका या लाइन्स एरिया। आप लोग तमाम स्टोर्स को उसी हिसाब से स्टॉक भिजवा रहे हैं। सर मुझे प्लीज ये बता दीजिएगा, जब हम स्टॉक की बात करते हैं, क्या आप मेरे साथ फिगर शेयर कर सकते हैं सिर्फ कराची के हवाले से कि कराची के कितने स्टोर्स और वहां पर जो सप्लाई है वो कैसी है, अगर आप फिगर शेयर कर सकें। मेरे जी मैं हमारे पास 70 से करीब सिर्फ कराची के ही स्टोर्स हैं जिसको हम देते हैं, और हमारी जो टोटल कराची जो है सिटी इटसेल्फ, अगर मैं सिंध प्रोविंस का करूं तो वो 30 से 35% से सिर्फ हमारी खपत जो है वो कराची शहर की, बिकॉज इसकी शहर की पॉपुलेशन ही ज्यादा बड़ी है। हम अगर आगे और स्टोर्स भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सर आई एम सॉरी अगर मैं यूं पूछ लूं कि एक माह में यूटिलिटी स्टोर्स पर कराची में या फॉर दैट मैटर सिंध में कितने टन चीनी, कितने मन आटा आता है यूटिलिटी स्टोर्स पर? ऑफ हैंड तो सर मुझे इस वक्त याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको नेशनल नंबर ये बता सकता हूँ कि हम तकरीबन 30 से 32 हज़ार टन चीनी हम सेल कर रहे हैं नेशनली, और इसी तरह अगर हम आटे की तरफ आए, आटा 40 से 45 हज़ार टन जो है वो आटा हम नेशनली सेल कर रहे हैं। और ये कितने फीसद आवाम की जरूरत पूरी हो रही है सर? कितने फीसद आवाम रिलाई करें इस पर? हम इस वक्त तक हम 3.7 मिलियन हाउस होल्ड, आई रिपीट 3.7 मिलियन हाउस होल्ड को सर्व कर चुके हैं, और एक हाउस होल्ड में हम 6 को लेते हैं जी, 2 मियां बीवी और 4 उनके बच्चे।
ठीक। और जो ये शिकवा किया जाता है कि अवेलेबल चीज़ें नहीं हैं या फिर ये कह दी जाती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ कर ली जाती हैं चीज़ें, तो फिर इस पे भी कोई आगे अब कमेटी या चेक एंड बैलेंस का कोई शिकायत आए तो या कोई शिकायत आए तो आप क्या करते हैं और इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं? देखिए जी, अब हमने बहुत हद तक इसी को कंट्रोल किया हुआ है कि हमारी जो भी स्टॉक्स हैं वो हमारे बल्क में सेल नहीं हो, वो हमारे स्टोरों से सेल हो। उसमें हमारे विजिलेंस टीम्स भी हैं, हमें जो शिकायत भी मिलती हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट है कि अगर किसी भी जगह कुछ ऐसी चीज़ हो रही हो फ़ौरन रिपोर्ट होती है और उस पर हम एक्शन लेते हैं। उस पर अगर आप कहें कि क्या हमारा 100% उस पर कंट्रोल है, नहीं जी, एटलीस्ट हम 90-95% हम चीज़ को कंट्रोल कर चुके हैं और आगे भी हमारी कोशिश होगी ये चीज़ें ना हो। लेकिन मेरी सिर्फ आवाम से भी यही गुजारिश है, जब वो पैनिक फैलता है तो एक शख्स आके कहता है कि मुझे आप 4-20 किलो के आटे के दे, और वो पूरे का पूरा ख़ानदान लाइन में लग जाता है। इसी तरह चीनी अगर जिसकी ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। जब मैं आपका हक खरीद मार लूँगा और आपका जो मिलना है, जो लाइन में अगला बंदा लगा हुआ उसकी जगह भी मैं भी खरीद लूँगा, तो फिर उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सबका नुकसान होगा। दो कि हम उसको रैशनिंग कर रहे हैं कि एक हद तक हम एक चीनी का दें, एक शॉपिंग के साथ के 2 किलो या 5 किलो, और इसी तरह एक 20 किलो का हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आवाम को भी हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। पैनिक जब में आप आते हैं तो पैनिक में हर कोई अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खरीदता है, और जिसका हक जिसको पहुंचना होता है उसको हक उसका नहीं पहुंच पाता। अच्छा उमर साहब, एक और भी है कि अवाम शिकवा करती है कि जी दुकानदार ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है। अब इसके लिए आप लोग किस तरह से दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लेते हैं? फिर अवाम ये भी शिकवा करती है कि कोई चेक एंड बैलेंस कमेटी नहीं है, उसके लिए क्या कोई कमेटी एक्टिव है? अगर एक्टिव है तो फिर काम क्यों नहीं करती, और अगर काम करती है तो फिर अवाम को शिकायत क्यों होती है? हम जी किसी दुकानदार को सेल नहीं करते ना। हमारे, अगर आप स्पॉट चेक्स भी कर सकते हैं अपने कैमरास के साथ, हम किसी बल्क सेल में हम मुलव्विस ही नहीं है। हमारे इस वेयर हाउस से स्टॉक हमारे स्टोरों पे आता है और इसी तरह हम स्टोरों से फिर उसको सेल करते हैं। तो जहां तक है ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, वो दुकानदार का अपना, हमारे पास जो आता है वो हमारा रिटेल और हमारे सेल्स के नंबर्स हम टैली करते हैं कि हमने उसको किस तरह सेल किया और कितनी मिकदार में और किस लोकेशन पे सेल किया। तो ये हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है और इसको हम हर माह और बल्कि हर वीक चेक करते हैं ताकि हमारे कोई मेजर डिस्क्रिपेंसीज ना आए। राइट सर, लास्टली मुझे बता दें कि बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया, स्पेशली हमने कोविड-19 के दिनों में देखा मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स हमने देखे लाहौर में स्पेशली। सर ये शेयर कर दें किस किस शहर में है और क्या कराची से मुताल्लिक भी प्लान है? जी, गुड क्वेश्चन जी, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। हमारा वाहिद ऑर्गेनाइजेशन थी जो कोविड में एज फॉर रिटेल इज कंसर्न 24/7 खुला रहा। कोई एक दिन भी मेरे स्टाफ ने छुट्टी नहीं की, इवन संडेज को भी हमने लोगों को सर्व किया। ये तो कोविड-19 की जब पीक पे था और आज भी यही है। जहाँ तक मोबाइल यूटिलिटी स्टोर का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा एक सक्सेसफुल हमारा कॉन्सेप्ट रहा है जो हमने पिछले उसको ज़्यादा फाल बनाया पिछले 1 माह में। लाहौर में भी हैं, अब हम कराची में भी परसों से मोबाइल यूटिलिटी स्टोर शुरू हो जाएंगे। हम इसको एक परमानेंट फीचर नहीं बनाते, हम इसको चला रेगुलर बेसिस। कितने मोबाइल यूनिट्स कराची के लिए आप सोच रहे हैं? हम ये जी कराची शहर के लिए तकरीबन हम 25 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स जो है ना वो ऑपरेशन हो गए अगले 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, तो बहुत अच्छी खबर आपने शेयर की है, थैंक यू सो मच। एंड जो सिचुएशन है इस वक्त, जो शिकायत भी आप तक आपको मौसूल होती हैं, आप कोशिश करेंगे कि उनको एड्रेस किया जाए। ये आपने क्लियरली कहा दुकानदार को चीनी नहीं बेची जाती है कोई और, लेकिन महक द वे यू आस्क्ड कि ज़ाहिर है दुकानदार खुद खरीद लेगा, वो खरीदार बनकर आएगा तो ये तयन कैसे होगा कि वो दुकानदार है? क्या दुकानदार यूटिलिटी स्टोर से चीजें खरीद के अपनी दुकान पर रखते होंगे? ऐसा होता तो है, लेकिन वो रोकें कैसे, ये भी एक मामला है। एनीवेज अभी जी अच्छा एक और चीज मैं ये पूछ रही थी, मुझे उमर साहब से बात करने का मौका नहीं मिला कि अवाम जब शिकवा करती है यूटिलिटी स्टोर पे भी अक्सर अशिया नहीं मौजूद होती, तो फिर उनका जिम्मेदार कौन है? लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर वो 4 बैग्स चीनी के वहां पर मौजूद हैं, लेने वाले 10 हैं, तो 6 को तो नहीं मिलेगी। अच्छा वैसे ये कि जब मैं कभी ग्रोसरी करने जाऊँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों ने एक एक चीज से अपनी ट्रॉलियां भरी हुई होती हैं। मुझे ये लगता है कि वो अपनी दुकानों पे लेके जाते हैं और फिर वहां पे सेल करते हैं, इस तरह भी नुकसान होता है यूटिलिटी स्टोर्स को मैनेज करना। नहीं है ये इतनी बड़ी फैमिली हो कि आप इतने ज्यादा बोरे लेके जा रहे हैं, क्या पता वो 2 महीने का सामान इकट्ठा लेकर जा रहे हैं। देखिए ये फिर गलत है। इस तरह उमर साहब वाली बात कि आप दूसरों का हक भी मारते हैं, उतना खाएं जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। खैर कुछ और भी चीजें जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते वो है खुश्की, स्किन जब आपकी ड्राई हो जाती है, जब मौसम तब्दील होता है,
सर्दियां अभी नहीं आई हैं, रस्ते में है, कहीं कहीं आ गई हैं, कराची में नहीं आई है, लेकिन बर्फबारी हुई, आपने मुझे बताया था। स्वात में बर्फबारी हुई है। देखिए मैं वही तो कह रही हूँ, कहीं कहीं आ गई हैं और कहीं कहीं नहीं आई हैं। सर्दियों की वजह से जो एक डैमेज होती है, स्किन का जो डैमेज होता है, वो बहुत सारी खवातीन के लिए मसले हो जाते हैं, क्योंकि स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, फिर फटना शुरू हो जाती है, एड़ियाँ फटती हैं, होंठ फटते हैं, और कुछ लोगों को ड्राइनेस की वजह से स्किन पे पिंपल्स भी हो जाते हैं, एक्ने भी हो जाते हैं। ऑयली स्किन के लिए मौसम कैसा है, ड्राई स्किन के लिए कैसा है और इससे बचाव क्या है, आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जावेद फारूकी साहब, उनसे ये सारे सवाल करेंगे और मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि मैं आप ही का सवाल होगा पहले डॉक्टर साहब बताएगा, बदलता मौसम आपकी स्किन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? अगर आपकी ड्राई स्किन है या मेरी तरह अगर ऑयली स्किन है तो आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से बचाव होगा? देखें, वेदर जो है ना मूड चेंज कर देता है। अगर अच्छा वेदर है तो इंसान का मूड अच्छा लगेगा, कपड़े अच्छे लगेंगे। वेदर अच्छा नहीं है, गर्मी है, हब्स है, ह्यूमिडिटी है, तो उसमें आदमी का मूड ही ख़राब हो जाता है। अब वेदर बहुत अच्छा आ रहा है स्किन उनके लिए उसमें ग्लो भी आएगा, फ्रेश भी होंगे, और एक्नी के लिए कुछ चीज़ें हमारी बहुत अच्छी हो जाती हैं स्किन की। बहुत सारी डिजीज़ हैं जो इम्प्रूव कर रही होती हैं। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वर्स्ट टू वर्स्ट होती चली जाती हैं। अच्छा, अगर हम कराची तक, मैं पूरे पाकिस्तान जाता हूँ, अगर कराची के लेवल पे देखें, यहाँ इतना ज़्यादा हमें चेंज नहीं मिलता। डॉक्टर साहब देखिए, कराची की अगर हम बात करें, सुबह गर्मी है, रात को सर्दी है, सुबह दिल करता है किसी को पड़े बंदा चपेड़े लगाए, नहीं रात को बंदा थोड़ा ठंडा हो जाता है। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो चेंज इतना होता ही नहीं है ना। यहाँ पे तो जनवरी में हमें एक सर्दी मिलती है, जहाँ आप लोग ना शूटिंग वूटिंग करते हैं। हाँ, बस बाकी देखिए, और सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर कराची के लिए एक नॉर्मल है। एक्नी वाले कुछ बेहतर होते चले जाते हैं, लेकिन पहले मैं कराची के लिए डिस्कस कर दूं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी प्रैक्टिस भी यहाँ पे, और इतना बड़ा शहर है, कराची में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्लाइमेट का। और आप लोग जिनके चेहरे पे दाने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज ना करना शुरू कर दें, क्योंकि देखें यहाँ पे जो प्री एक्नी स्किन है, जिनके दाने होते हैं, वो जाके मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू कर देते हैं, ग्लिसरीन लगाना शुरू कर देते हैं, घर के टोटके लगाना शुरू कर देते हैं कि ऑयल हमारे ड्राई हो रही है और कोई चीज़ लगा ले, उसमें दोबारा एक्नी डेवलप हो जाती है। आप ड्राई स्किन का कह रहे हैं, ऑयली स्किन पे भी तो एक्नी होती है। वो इसलिए होती है कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट दिए हुए होते हैं। मोस्टली जिनके एक्नी हो रही है, जिनके दाने हो रहे हैं, जिनके ऑयल आ रहा है, जिनके ब्लैक एंड वाइट हेड्स हो रहे हैं, उनको मोस्टली वो ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं। वो जितने ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ड्राई कर रहे होते हैं। उसमें एक्सफोलिएट होती है स्किन, और हमारी एक डक्ट होती है पाइलोसेबेशियस डक्ट, वो ब्लॉक हो जाती है। जब ब्लॉक होती है दोबारा एक्नी हो जाती है। तो बेटर ये होता है कि आप नॉर्मल रखें। दिस इज द एरिया जहां आपको मॉइस्चराइज रखना है इन कराची। अब मौसम चेंज हो रहा है, ड्राई भी हो रही है, मतलब कंफ्यूज है स्किन, ड्राई भी हो रही है, ऑयली भी हो रही है। उन लोग बच्चों की जो टीन एज है, तो उनको क्या करना है, हमें मॉइस्चराइज करना ये वाला एरिया, अराउंड द आई, अराउंड द लिप्स और एयर एरिया। लेकिन आपके चीक्स, चिन, फोरहेड और चिन जो है, उसको आपको मॉइस्चराइज नहीं करना है, क्योंकि दिस इज द एरिया। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद आधे घंटे के बाद हम देखते हैं कि स्किन फिर वैसे ड्राई होना शुरू। मतलब आप क्रीम तो जाया कर ही रहे हैं, पैसे भी जाया तो नहीं कर रहे मैं बार-बार लगा रहे हैं। नहीं, एरिया आप देखें, यहाँ पे हमारे ग्लैंड्स नहीं है, यहाँ ऑयली ग्लैंड्स ही नहीं है, ड्राई हो जाते हैं, हैं भी तो कम है बहुत। यहाँ स्वेट ग्लैंड्स आते हैं, तो हाथों पैरों पे जितना लगा लो मॉइस्चराइजर, चेहरे पे कराची पे नहीं लगा। अच्छा, अब हम आगे चले जाते हैं, हम हैदराबाद, सक्कर, आगे चले जाए मुल्तान, लाहौर, वहाँ ग्रेजुअली ड्राई होता चला जा रहा है। वहाँ मौसम ड्राई है और एक्सेसिव ड्राई होता है और कंटिन्यूस ड्राई होता है। अब ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ड्राई अप टू द मार्च ड्राई। आप कहीं बताए थे बर्फ भी पड़ी है स्वात में। वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे एक्जिमा है, सोरियासिस है, इस तरह की डिजीजें, केराटोडर्मा कहलाता है, जिसमें हील फट जाती हैं, कट जाती हैं, होंठ फट जाते हैं, तो आप उधर मॉइस्चराइज कीजिए। वहाँ उसके पूरे रिजीम्स हैं, उसको मॉइस्चराइज रखना है। और ये वाले जिनको प्रॉब्लम है, जिनको एक्जिमा हो जाता है, हाथ पैर कट जाते हैं, फट जाते हैं, इचिंग शुरू हो जाती है, या एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, यहाँ इचिंग शुरू हो जाती है, उन लोगों को बहुत मॉइस्चराइज करना है। उनके बच्चों को बहुत मॉइस्चराइज करें। एटोपिक डर्मेटाइटिस बच्चों में ज्यादा हो जाता है। और जैसे ही चेंज ऑफ वेदर होता है, नेचुरली आप गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं। गर्म पानी से नहा रहे हैं, आपका एग्जैक्टली निकल। गर्म पानी से आप हॉट वाटर से नहा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो ठंड है। ये एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और ये सारा नॉर्दर्न एरियाज, ये क्या करता है, धूप में बैठना शुरू कर देते हैं स्किन। तो आप लोग और फिर हीटर के सामने बैठ गए, तो ये चीजें चिलगोज़े तो मेरा ख्याल महंगे हो गए, बहुत महंगे हो गए। बादाम खा लेते हैं, नट्स भी जो जिनके एक्नी हो रही है,
कराची में हमारे कुछ नहीं है, सब एक जैसा मौसम है। तो यहाँ वाले चल करें, यहाँ वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ वाले तो पहनने ओढ़ने के लिए परेशान होते हैं। एक और चीज है, कुछ गज़ा भी होती है ना जो बड़ा इफेक्ट करती है आपकी स्किन को, जूसेस हैं, पानी है, फिर उसके अलावा आप अगर ऑयली चीजें खा रहे हैं वो भी आपकी स्किन को डैमेज करती है। उसका भी मौसम से कोई कनेक्शन है? देखिए, अच्छी ग़िज़ा रिफ्लेक्ट है हाँ। आप अच्छा खाएंगे, मैं कहता हूँ लगाओ नहीं, खा लो यार। हाँ। अब इतना अच्छा गाजर का है, हमें सेब मिल रहे हैं आजकल, मैं कहता हूँ ABC, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, इट्स अ वंडरफुल रेजिम, मैं खुद लेता हूँ। अब इस और सस्ती चीज, कोई महंगी चीज नहीं। आपने एक सेब ले लिया, उसमें एक बीटरूट के 2-3 पांखें डाली और उसमें आपने ना गाजरें डालनी, आप रोजाना सुबह लें, इस वंडरफुल रिफ्लेक्शन, जूस बना लें आप। हाँ एग्जैक्टली, तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। नट्स बहुत जबरदस्त चीज है, एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी नेचुरली स्किन जो एजिंग में आ रहे हैं उनके लिए तो क्लासिकल चीज है, एनर्जी, इम्यूनिटी। कोविड के लिए तो नट्स। और कहते हैं सर कि स्पेशली सर्दी के मौसम में जनरली कहा जाता है कि 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल डाल के पी लें दूध में या पानी में, तो इट्स वेरी गुड। देखिए कोकोनट ऑयल है क्योंकि नेचुरली मॉइस्चराइजिंग, मैं कहता हूँ कोकोनट ऑयल हाथ पे पैरों पे भी लगाएं, इट्स वंडरफुल। आप अपने हाथ और पैर, कोकोनट ऑयल का तो पूरी एक डिटेल प्रॉपर्टीज हैं जो आपके हाथों पैरों को जो कट जाते हैं, फट जाते हैं, उस पर लगाइए। और नेचुरली ये अगर आप लेते हैं, लेकिन क्वांटिटी जरूर किसी से पूछ के मैटर करती है बहुत ज्यादा। क्या पता चला आपने पूरी बोतल ले ली और नुकसान हो गया, डायरिया भी हो गया, तो जरा क्या है सर नॉर्मल 30 ईयर ओल्ड जो शख्स है उसके लिए क्या क्वांटिटी रिकमेंडेड है? देखिए मैं नेचुरली मेरा हिकमत से तो इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप कोई भी चीज, कोई भी मेडिसिन, आप इतने सारे नट्स ले लें, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। हर चीज एतदाल, आपको एतदाल में लेनी है। 1 टीस्पून ले लिया आपने। अब वक्त आ रहा है कॉड लिवर ऑयल का, बड़ा जबरदस्त है, विटामिन A and D। उन बच्चों के लिए जिनको अटोपिक डर्मेटाइटिस है, जिनको एलर्जीज हैं, क्योंकि नेचुरली कहते हैं उसका जो वो होता है वो गर्म होता है, तो आपके लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बच्चों को आधा चमचा कॉड लिवर ऑयल का दे सकते हैं, विटामिन A and D होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक ऑयल की बात करें, मैंने ये अक्सर जगहों पे पढ़ा भी है, सुना भी है, इवन मैंने गूगल भी किया कि आप सर्दियों में टी ट्री ऑयल अपनी स्किन पे जितना लगाएं, अपनी बॉडी पे जितना लगाएं, उतनी ग्लो करती है, ड्राइनेस से उतनी बची रहती है। ये है इट्स गुड। देखें, सर्दियों में हमारी स्किन के जो ग्लैंड होते हैं, सबीशियस एक्टिवेशन कम हो जाती है, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड कम हो जाते हैं। देखें, हर चीज का एक क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंगली है। हम किधर बैठे हैं, हम किस एज पे बैठे हैं। अब आप 30, 35, 40 पे आ गए तो आपके ग्लैंड एक्टिवेशन कम हो गई है। एक टीन एज है, अगर चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल लगा लेगा तो उसको दाने निकलने का डर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेगा दाने निकलने का डर हो जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी प्री एक्नी स्किन है। लेकिन आफ्टर 30, 35, 40, 50 आप ऑनवर्ड आप जा रहे हैं तो आपके ग्लैंड्स खत्म होते चले जा रहे हैं, ये ड्राई हो रहा है, क्रो फीड बनता जा रहा है, लाइंस आती चली जा रही हैं, तो आपको मॉइस्चराइज तो रखना है। और अगर मॉइस्चराइजर सिलेक्ट करना है विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ एनी ब्रांड, कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है जो हमें देखना चाहिए सिलेक्शन के वक्त? देखिए, अभी जो भी मॉइस्चराइजर आप लें उसमें सैलिसाइलिक हो, 1 to 2% सैलिसाइलिक हो। ये काउंटर पे आप जाते हैं, आप खट से चीज ले लेते हैं, व्हाइटनिंग क्रीम है, मॉइस्चराइजर है, फेस वॉशेस है, ऐसा ना करें। थाउजेंड्स ऑफ फेस वॉशेस पड़े हुए, जितने फेस वॉशेस आजकल आ रहे हैं टीन एज के लिए वो नुकसानदेह हैं, चाहे मैं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि नेचुरली उसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको शाइन देता है, ब्राइटनिंग देता है, उसमें एक्नी आने का डर होता है। आप 35 से आगे निकल गए, आपको एक्नी का डर 10% भी नहीं रहा है। कुछ लोगों को एक्नी होती है जिनको हार्मोनल होती है, तो उनको हो सकती है, पीरियड नॉर्मल नहीं है तो उनके प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है ओल्ड एज में। तो वो मॉइस्चराइज करें, वो ऑयल बेस्ड चीज़ें लें और वाटर बेस्ड लें जो कि यंग लोग हैं। पानी तो वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, थैंक यू सर, साथ मौजूद थे आप। वक्त में अपना बहुत सा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात करेंगे कल। इस शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, जब बाहर जाएं मास्क लगा के फासला रखें, अपना ख्याल रखें, हमारा भी ख्याल रखें, फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।